मुखिया श्री जोगिंदर सिंह जी, इनको एक छोटी सी भेंट देकर आप सम्मानित करें। और इसके बाद आप सभी प्रिंसिपल सर श्री जोगिंदर जी, डीओ साहब को एक छोटी सी भेंट देकर सम्मानित करते हुए, और इसके बाद हमारे ब्लॉक के एक छोटी सी भेंट आप ग्रहण तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से आप इसको ग्रहण करें श्री। उसके बाद श्री आज के इस दिन के मेहमान जजेस श्री हेमराज जी, श्री सुरेश कुमार जी, हरीश जी, जगदीश जी, सर प्लीज आप भी आए और विद्यालय परिवार की तरफ से छोटी सी भेंट। ये सभी के सम्मान स्वरूप एक सम्मान है। सभी दिलबाग जी चौसाला, श्री जगदीश जी प्लीज, श्री हरीश जी ऑब्जर्वर के तौर पर आप इस विद्यालय में आए, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। श्री सुरेश कुमार जी पीजीटी पोल साइंस सर जज के रूप में आप इस विद्यालय प्रांगण में आए, आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। श्री सुरेश कुमार जी सर आए आप प्लीज। सिर्फ 5 मिनट और लेंगे आपके व्यस्त समय से, और हमारे लिए ये पॉइंट्स गेन होते हैं कि जितने भी चीफ गेस्ट हमारे बीच में बैठे हैं, जितने सरपंच साहिबान मोजीजाद भी बैठे हैं, बहुत ही सम्मानित हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि बीजेपी जिलाध्यक्ष मैडम ज्योति सैनी जी, श्री करमवीर कौल जी चेयरमैन जिला परिषद, अमरजीत कसान जी पार्षद जिला परिषद, श्री दिलबाग सिंह जी अपने ग्राम पंचायत चौसाला से सरपंच, श्री जगबीर सिंह जी सरपंच वजीर नगर से, गोरा सिंह जी प्रिंसिपल अपने बड़ सिकरी से, और जोगिंदर जी अपने प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चौसाला, सभी एसएमसी मेंबर्स, ग्राम पंचायत के अदर मेंबर्स और ग्राम सदस्य, अभिभावकगण और मेरे जूरी के मेंबर्स जो एससीईआरटी और विभिन्न डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, सभी का आज मैं शिक्षा विभाग की तरफ से इस स्कूल में स्वागत करता हूं, बहुत बहुत वेलकम करता हूं कि वो बड़ी संख्या में हमारे बीच हुए। जैसे कि आज हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर जो है ग्राम पंचायत जो है चौसाला में स्टेट लेवल यूथ पार्लियामेंट का एक आयोजन किया गया। वैसे तो ये बहुत ही कम स्कूलों को अलॉट होता है, लेकिन चौसाला को अलॉट हुआ तो ये बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए भी और स्कूल के लिए भी कि जो है बहुत अच्छा जो है प्रोग्राम इन बच्चों ने दिखाया। ऐसा लग रहा था जैसे हम मतलब लाइव पार्लियामेंट में ही बैठे हुए हैं, तो इतना अच्छा प्रोग्राम मतलब बच्चों ने इस प्रकार का दिखाया। और एजुकेशन का जो मेन पर्पज होता है ऑलराउंड डेवलपमेंट। शिक्षा एक पहले जो था, एक हमारा जो बीच में शिक्षा दी जाती थी वो सिर्फ कुछ पद थे जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस इनके बनने के लिए दी जाती थी। लेकिन आज जो है हमारी जो शिक्षा है वो ऑलराउंड डेवलपमेंट की तरफ है कि हमारे क्षेत्र यही नहीं है, हमारा क्षेत्र बहुत बड़ा है। इसके अंतर्गत आप स्कूल में जो है विभिन्न एक्टिविटीज के माध्यम से अच्छे एक्टर्स बन सकते हैं, अच्छे डायरेक्टर बन सकते हैं, अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं और अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं, जैसा कि इन बच्चों ने आपके सामने आज प्रस्तुत किया। तो ये जो है एक कोई ऐसा स्कूल माध्यम नहीं है कि आपको शिक्षा, ये शिक्षा के साथ साथ दूसरी एक्टिविटीज जो भी कराई जाती हैं उनका भी जो मेन मकसद होता है हमारा बच्चों के अंदर जो है ऑलराउंड डेवलपमेंट, ताकि बच्चे जो है और क्षेत्रों में भी हमारे अच्छा प्रदर्शन करें और हमारे देश का, हमारे प्रदेश का, हमारे गांव का जो है नाम रोशन हो। जैसे कि आप देख भी रहे हैं आजकल हमारा जो है जो युवा है वो गेम्स में कितने अच्छे अच्छे पद लाता है, ओलंपिक्स में, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे और विभिन्न जो है जितनी भी प्रतियोगिताएं होती हैं बहुत अच्छे जो है हमारे हरियाणा से, जो प्रदेश से जो है हमारे खिलाड़ी निकलते हैं। तो इन्हीं जो छोटे विद्यालय होते हैं हमारे, इन्हीं से शुरुआत होती है एक तरह से कि उनका जो है सर्वांगीण विकास किया जाता है और हमारे बच्चे जो है फिर इन उपलब्धियों तक पहुंचते हैं।
तो इसके लिए मैं एक बार पुनः जो है सभी स्कूल अध्यापकों का, हमारे जिन्होंने इनके बच्चों की इतनी अच्छी तैयारी करवाई है, और उस समस्त जो है स्टाफ सदस्य, प्रिंसिपल महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इतनी अच्छी जो है आयोजन उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो मेरी तरफ से एक बार पुनः जो है सभी ग्राम पंचायत को, मेंबर्स को जो है यहाँ पर पधारे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रकार के प्रोग्राम जो है हमारे और भी इसी प्रकार के गांव के अंदर भी जो प्रोग्राम चलते रहेंगे, क्योंकि एक्टिविटीज का। तो सबसे पहले मैं निर्णायक मंडल की ओर से बुलाना चाहूंगा कि सर आए और बच्चों को आशीर्वाद दें। श्री जगदीश जी चरखीदार। गांव से व इस क्षेत्र के सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता के अलावा मेरे शिक्षा विभाग के अधिकारीगण, इस स्कूल के प्रिंसिपल व अध्यापक साथियों, SCRT गुड़गांव, और ये तो नेशनल लेवल का कार्यक्रम है। बड़ा अच्छा मौका मिला हमें, SCRT गुड़गांव ने मौका दिया कि हम पूरे हरियाणा में घूमें और बच्चों से मिले, ये संसद का कार्यक्रम देखें। और सबसे अच्छा लगा कि यहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट के अलावा जो लोग यहाँ जो महानुभाव आए हैं समाज से, उसको देखकर बड़ी खुशी होती है कि उनका स्कूल के प्रति लगाव है। स्कूल के बच्चों के कार्यक्रम को देखने के लिए उन्होंने अपना समय निकाला। इसके लिए मैं प्रिंसिपल, स्टाफ और बच्चों की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये समय निकालकर यहां पहुंचे। 8 ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट में पहुंचे, डिस्ट्रिक्ट से आप कमिश्नरी में आए और कमिश्नरी से आप स्टेट में। बहुत बढ़िया, क्योंकि कड़ी मेहनत आपकी यहां तक आपको ले आई। आगे अब आप पर दबाव हट गया, ये सारा दबाव हमारे पर आ गया। जितने दिन आप इसके बारे में सोच रहे थे, हमारी कोशिश रहेगी कि हरियाणा के बच्चा समझ के हम निर्णय करें। 6 जिलों में जाएंगे, 6 स्कूल के बच्चों को देखेंगे और हमारा निर्णय होगा हरियाणा के बच्चों का। हमें ना कैथल देखना, ना पंचकुला, ना झज्जर, ना ये ना वो, सिर्फ देखना हमारी टीम हरियाणा की ऐसी टीम, सुदृढ़ टीम, मजबूत टीम बन के बाहर निकले। और यही मेरा कई सालों से उद्देश्य है। मैं 5-6 सालों से यूथ पार्लियामेंट में भाग ले रहा हूं, बच्चों को देख रहा हूं। तो मेरा SCRT से भी ये शिकायत रहती थी कि आप ऊपर तक आइए तो शिखर लेके आइए, ताकि हरियाणा का प्रतिनिधित्व तो बड़ी मजबूती के साथ हो सके। और अब की बार मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस साल कि जहां भी गया बच्चों ने बड़ी अच्छी मेहनत कर रखी है। बच्चों, तुम तो 11वीं 12वीं में हो, 9वीं 10वीं में हो। हम BA में थे तब भी इतनी बातों का पता नहीं था। BA MA कर रहे थे, हमें पता नहीं था राष्ट्रपति का चुनाव, प्रधानमंत्री कैसे होता, ये बिल कैसे बनता है। हमने तो उस टाइम चूहे के बिल सिवा दूसरा बिल याद ही नहीं था। ये चूहे का ही बिल होता है, ये भी बिल होता है, मुझे पता नहीं था। जब मैं नेशनल कॉलेज में पढ़ता था तो मुझे लगता था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी तो एक भिवाड़ी बोर्ड की तरह बोर्ड है जो BA के बच्चों के पेपर चेक करती है। 2 साल बाद में पता लगा यूनिवर्सिटी है, वहां पढ़ा भी जाता है। तो जितनी अवेयरनेस आप में है, आपके चेहरों को देख के लगता है कि आने वाली पीढ़ियां इस राजनीतिक जो क्षेत्र है, हमारा लोकतांत्रिक क्षेत्र जो चल रहा है, इसमें मजबूत बनेगी। और जो चुनाव करेगी, यही बच्चे आगे जाके नेता बनेंगे। और मैंने आपके लिए वीडियो अच्छा सा बना दिया है। जब आप बड़े हो जाओगे, मंत्री बनोगे, प्रधानमंत्री बनोगे, बोर्ड के अध्यक्ष होगे, तब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, 20 साल का, आपके पास मिलने जरूर आऊंगा कि मेरे बच्चे ने कभी मेरे सामने बहुत बढ़िया बोला था। और यही राजनीतिक अवेयरनेस है। हम क्या कहते हैं, कोई बात कहते हैं राजनीति खराब है। राजनीति खराब नहीं होती, राजनीति में आने वाले लोग खराब है। और वो आने वाले लोग भी खराब नहीं है, हमने उनको गलत वोट डाल के वहां पहुंचा दिया है। तो आजकल के बच्चे जो, तुम अब 9वीं 12वीं के हो, 2-4 साल बाद में आप वोटर के अधिकारी हो जाओगे। आपको अच्छा कैंडिडेट चुनना, राजनीतिक अवेयरनेस रखना। किसको चुनोगे आप?
जो क्षेत्र का विकास कर सके। मैं कई बार कहता हूं, आप एमसी चुनना चाहते हो, नगर परिषद अध्यक्ष, एमएलए, एमपी तो चुनना चाहते हो, लेकिन या तो 500-400 रुपए लेके वोट दे दिए, या जाति पर दे दिए, या धर्म पर दे दिए, तो वो आपका काम कौन क्यों करेगा? आपको एक पढ़ा लिखा चुनना है, और यही इसका उद्देश्य है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य भी है कि हमारे बच्चे राजनीति के प्रति अवेयर हो, राजनीति को बुरा ना समझे। राजनीति आपके 11वीं के पहले ही चैप्टर में लिखा हुआ है कि राजनीति बुरी नहीं है। राजनीति में यदि गुंडे मवाली आएंगे तो राजनीति बुरी होगी। तो हमें अच्छे व्यक्तियों को चुन के, हम गांव में मेंबर बढ़िया चुनेंगे, सरपंच बढ़िया चुनेंगे, एमएलए बढ़िया चुनेंगे, तो हमारे देश का विकास होगा। और इसी उद्देश्य को पूर्ति के लिए ये प्रोग्राम चलाए गए हैं। और एक आपने राष्ट्रीय गान गाया, अच्छा था, बढ़िया था। आप और अपने मुंह से गाते तो और अच्छा होता। आप चाहे रेडियो में बजे, आप खुद गाया करो, अपने होठ सिले हुए नहीं रहने चाहिए। राष्ट्रीय गान गाना हमारे गर्व की बात है, लेकिन भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अभी 12 फरवरी 2026 को एक और आदेश दे दिया है, निर्देश जारी कर दिया है कि अब राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम स्कूलों में भी प्रार्थना से पहले, यानी जब प्रार्थना शुरू होगी तो शुरुआत में वंदे मातरम गाया जाएगा। उसका समय 190 सेकंड है, यानी 3 मिनट और 10 सेकंड। पहले ये इसके 1875 में वंदे मातरम गीत को लिखा गया। 1882 में इसको आनंद मठ में शामिल किया गया। फिर भारत के आजादी के लिए लड़ने वालों ने इसको अपना हथियार बनाया और पूरा भारत अंग्रेजों के खिलाफ हो गया। अंग्रेज वंदे मातरम गीत से डर गए थे, लेकिन उन्होंने, मुस्लिम लीग ने कांग्रेस को कहा कि ये गीत नहीं गाना चाहिए, ये हिंदू धर्म के देवी देवताओं का जिक्र है। तो जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में इसको बंद कर दिया था और 2 ही छंद शुरू के गाए जाते थे, जो दुर्भाग्यपूर्ण था। वो हमारे राष्ट्र का सम्मान था, वो हमने बंद कर दिया था। लेकिन अच्छी बात है कि आज जो सरकार चल रही है उसने वंदे मातरम को दोबारा जीवित किया है, सम्मान दिया है और 6 छंद गाए जाएंगे। कब गाए जाएंगे? जब राष्ट्रपति आएंगे जाएंगे, जब तिरंगा फहराया जाएगा और हमारे बच्चे प्रार्थना से पहले इसको गाएंगे। तो आप सभी को मेरा आशीर्वाद, शुभकामनाएं। आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, हमें भी मजा आया और चौशाला गांव देखकर मजा आया। पहली बार आया, यदि आपकी संसद ना होती तो इस गांव में मैं कैसे आता। और मैंने आपका मंदिर देखा जो बड़ा जबरदस्त था, और मंदिर में आपके पंडित जी से बात की जिन्होंने मुझे बताया कि आपका मंदिर ये बना कैसे, तो उस ऋषि की बात बताई। तो ये ऋषि मुनियों की धरती है कैथल। इसके लिए हमें क्या करना है? सजग रहना है। सजग रहना है राजनीतिक रूप से भी और पढ़ाई के प्रति भी। विद्यार्थी के 2 ही दुश्मन होते हैं, एक किताब, एक जो गाइड आपकी है वो, और एक नकल। यदि आप गाइड और नकल के सहारे चलोगे तो आपकी जो आगे की लाइन है वो बंद हो जाती है। आप टेक्स्ट बुक पढ़िए, यदि आप किताबें पढ़ोगे तो आप आगे बढ़ पाओगे। एक नकल नहीं करना, नकल की ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए टीचर की। आपको खुद ही नकल नहीं करना। अपने सर को बोलो हम नकल नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो विद्यार्थी की 2 ही दुश्मन है, नकल और गाइड। गाइड और नकल से दूर रहो, खूब पढ़ो और देश के अच्छे नागरिक बनो। देश का भविष्य उज्जवल है। थैंक यू वेरी मच।
सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं, अभी हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। इतने निर्दोष लोगों की बेरहमी से हत्याएं हुई है। क्या कसूरवार इन लोगों का जो जनता बार बार इस विरोध में बदले की आवाज लगा रही है। देश में आतंकी घुस के मार रहे हैं। कब जागेगी सरकार? आज हम युवा संसद में पहुंचे गृह मंत्री जी से सीधे बात करेंगे। नमस्कार मंत्री जी। माननीय गृह मंत्री जी, आज जनता फिर सरकार से नाराज है। हमारे देश पर बार बार आतंकी हमले हो रहे हैं। उड़ी हमला, पुलवामा हमला और अब पहलगाम हमला। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे माननीय गृह मंत्री जी? सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। अगर समस्या आई है तो समाधान भी होगा। हम जनता की भावनाओं को समझते हैं। जनता से मेरा अनुरोध है, कृपया शांति बनाए रखे। सरकार इस विषय पर बातचीत कर रही है। इसका परिणाम बहुत जल्द मिलने वाला है। सरकार उन सभी विषयों के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है। धन्यवाद। धन्यवाद गृह मंत्री जी। नमस्कार मंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज इस सदन में किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा होने की संभावना है माननीय प्रधानमंत्री जी? सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं इस देश की जनता का आभार व्यक्त करती हूँ, जिसने मुझे तीसरी बार इस पद पर आसीन होने का मौका दिया। इस देश की सेवा हमारी पहली जिम्मेदारी है। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, क्या इस सदन में कोई नया विधेयक लाने की तैयारी चल रही है? जी हाँ, यदि वन नेशन वन इलेक्शन में विपक्ष द्वारा सहयोग किया जाता है तो हम एक नया विधेयक पारित करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। जी सर, बना रहे हैं वीडियो। हाँ पहले दूर से अंदर ना ही उसे हाँ जी हाँ जी। वीडियो इसमें ये SCRT में जाएगा वीडियो। अच्छा, फिर कवरेज फिर हो बात जाएगी सर करेंगे। बाहर से सारी। मैं कर रहा हूँ ना सारी। ओके सर, आप सारी हाँ स्कूटली 100% ओके ये होगी। फिर ठीक है। उन्होंने बोला है फिर कि कोई बंदा रिकॉर्डिंग करे। नहीं मैं कर रहा हूँ वो सर सारा। एक मिनट, फिर कार्रवाई शुरू करने से पहले बता नहीं नहीं कोई नहीं, नहीं नहीं। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सभासदों, युवा संसद के इस शीतकालीन सत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं युवा संसद में आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी संसद की कार्यवाही में पूर्ण योगदान देंगे और संसद की गरिमा को बनाए रखेंगे। अब महासचिव जी नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाई जाए। जी महोदया, मैं नवनियुक्त सांसदों को शपथ के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। कुमारी साक्षी जो कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं। महोदया, आप शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञा करना चाहेंगी? महोदया, मैं शपथ ग्रहण करना चाहूंगी। महोदया, आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगी? महोदया, संस्कृत भाषा में। अहम कुमारी साक्षी युवा संसदस्य कुरुक्षेत्र लोकसभाया सदस्य निर्वाचिता अस्मि। ईश्वरस्य सपेयत् अहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति पूर्णरूपेण श्रद्धां निष्ठां च स्थापयिष्यामि। अहं भारतस्य प्रभुताम् अखण्डतां च अक्षुण्णं रक्षयिष्यामि तथा यत् पदं गृहीतम् अहम् उद्यतो अस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वहनं करिष्यामि। धन्यवाद है।
कुमारी काजल जो उत्तर प्रदेश संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं। महोदय, आप सब ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञान करना चाहेंगे? महोदय, मैं प्रतिज्ञान करना चाहूंगी। महोदय, आप किस भाषा में प्रतिज्ञान करना चाहेंगे? महोदय, हिंदी भाषा में। मैं कुमारी काजल जो युवा संसद की लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगी, देश की अखंडता व संप्रभुता को बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगी। धन्यवाद। कुमारी इस्माइल कौर जो अमृतसर लोकसभा संसदीय क्षेत्र की सदस्य निर्वाचित हुई हैं। महोदय, आप सब ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञान करना चाहेंगे? महोदय, मैं शब्द ग्रहण करना चाहूंगी। महोदय, आप किस भाषा में शब्द ग्रहण करेंगे? जी, पंजाबी भाषा में। मैं कुमारी इस्माइल जो लोकसभा ਦੀ सदस्य निर्वाचित हुई हाँ, मैं रब जी सहो खांदी हाँ की विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा ਅਤੇ निष्ठा रखांगी। मैं भारत की प्रभुसत्ता ਅਤੇ अखंडता अक्षुण रखांगी ते ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨੂੰ मैं ग्रहण करांगी उस दे कर्तव्यां ਨੂੰ श्रद्धा पूर्वक निभाऊंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय सांसदों, मुझे गहरे दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का 66 वर्ष की आयु में एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया है। आदरणीय अजित जी ने अपनी पूरी जिंदगी किसानों, मजदूरों और पिछड़े वर्गों के लिए समर्पित कर दी। वे महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध नेता थे। अपने समर्थकों के बीच अजित दादा के नाम से लोकप्रिय थे। उनके निधन पर हम गहरा शोक व्यक्त करते हैं और भगवान से उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने की कामना करते हैं। अब प्रधानमंत्री जी शोक संतप्त परिवार के लिए अपनी संवेदना प्रकट करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अजीत पवार के विमान दुर्घटना में मौत की खबर अत्यंत दुखद है। उनके इस आकस्मिक निधन से महाराष्ट्र और देश की राजनीति में अपूर्णीय क्षति हुई है। अजीत पवार ने अपना पूरा जीवन किसानों, मजदूरों और महिलाओं, पिछड़े वर्गों की सेवा में समर्पित कर दिया। वे बारामती से 8 बार विधायक चुने गए और 6 बार उप मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किया। वह महाराष्ट्र के एक प्रभावशाली नेता थे। वे अपने समर्थकों के बीच अजीत दादा के नाम से प्रसिद्ध थे। हम उनके परिवार और समर्थकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप और सत्ता पक्ष द्वारा दी गई श्रद्धांजलि में अपने आप को शामिल करता हूं। अजीत पवार जी के असामयिक निधन से मेरा मन भर आया है। यह एक अपूर्ण क्षति है। यह मेरे लिए अत्यंत पीड़ादायक है। इस शोक की घड़ी में मैं महाराष्ट्र की जनता, उनके परिवार और परिवारजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही मैं उनके साथ मरने वालों के परिवारों के प्रति भी संवेदना व्यक्त करता हूं। माननीय, अंत में मैं उनके व्यक्तित्व पर 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा।
कि यूं तो अच्छे लोग जाना निश्चित है पर मौत भी उनके महान कार्यों को मिटा नहीं सकती। उनके राजनीतिक और सामाजिक योगदान को देश हमेशा याद करेगा। मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखें। महासचिव जी शोक संतप्त परिवार को पूरे सदन की ओर से शोक संदेश भिजवाने का कष्ट करें। जी महोदया, भेज दिया जाएगा। अब प्रधानमंत्री जी नव नियुक्त मंत्रियों का परिचय करवाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सभा में उपस्थित सभी सभासदों को नवनिर्वाचित मंत्रियों का परिचय करवाना चाहूंगी। आप हैं कुमारी रेखा शिक्षा मंत्री, आप हैं कुमारी वर्षा गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार मंत्री, आप हैं कुमारी खुशबू गृह मंत्री, आप हैं कुमारी नैन्सी सड़क एवं परिवहन मंत्री। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। मैं नव नियुक्त मंत्रियों का सदन में पधारने पर स्वागत तथा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। माननीय सदस्यों, युवा संसद के इस मानसून सत्र में आप सभी का स्वागत है। अब विदेशी प्रतिनिधि मंडल का स्वागत कराना मेरा कर्तव्य है। संसदीय सभा की प्रेसिडेंट और तंजानिया संयुक्त गणराज्य की नेशनल असेंबली की अध्यक्ष हम डॉक्टर तुल्या एक्सन का भारत पहुंचने पर स्वागत करते हैं। वे हमारे सम्मान्य अतिथि के रूप में भारत की अधिकार की यात्रा पर आई हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि डॉक्टर तुल्या एक्सन ने भारत पहुंचने पर आगरा का भ्रमण किया। इस समय में विशेष दीर्घा में आसीन है। हम भारत में उनके सुख और मंगल प्रवास की कामना करते हैं। उनके माध्यम से तंजानिया गणराज्य की संसद के सदस्यों, वहां की सरकार और जनता को बधाई देते हैं। अब मालदीव के राष्ट्रपति श्री मुइजू का भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अब प्रश्नकाल आरंभ होता है। महासचिव जी, प्रश्न सूची में आज का एजेंडा सभी सभासदों में वितरित किया जाए। जी महोदया, प्रश्न सूची का आज का एजेंडा सभी सभासदों में बांटा जा रहा है। महोदया जी, प्रश्न सूची का आज का एजेंडा सभी सभासदों में बंटवा दिया गया है। प्रश्न संख्या 101 कुमार मोहित। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सदन में उपस्थित शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हमारे देश में लगातार शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की कमी होती जा रही है, बच्चों का नामांकन घटता जा रहा है। बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं जहां पर वे प्राइवेट स्कूलों की महंगी से महंगी फीस तक अदा नहीं कर सकते। तो बताइए माननीय शिक्षा मंत्री जी, शिक्षा के बजट का पैसा कहाँ जाता है? सरकार शिक्षा के लिए क्या कर रही है? गरीब बच्चों की प्रतिभा इन महंगे कोचिंग संस्थानों से बली चढ़ती जा रही है, वह चाहकर भी अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। जी हाँ अध्यक्ष महोदय जी, हमारी आज की शिक्षा की स्थिति। माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त होने जा रहा है। स्पीकर मैम, बस 1 मिनट में मैं अपना वक्तव्य खत्म करना चाहता हूँ। स्पीकर मैम, मैं महंगी शिक्षा पर 2 लाइनें कहना चाहता हूँ। महंगी शिक्षा से पसीना छूटता जा रहा है और देखते ही देखते बचत का घड़ा फूटता जा रहा है। महोदया, सरकार का कार्य आखिरी व्यक्ति तक शिक्षा पहुंचाना है, पर क्या ये कार्य वास्तव में हो रहा है? बच्चों के जीवन में रोटी कम, फीस की रसीद ज्यादा मिलती है। जी हाँ अध्यक्ष महोदय जी, गरीब बच्चों के जीवन में रोटी कम और फीस की रसीद ज्यादा मिलती है। ऐसे में घर का द्वारा निकल जाता है। क्या सरकार के पास इसका कोई जवाब है तो बताने का कष्ट करें। धन्यवाद स्पीकर मैम। माननीय शिक्षा मंत्री जी, अपना पक्ष रखें।
माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूँ कि शिक्षा के मामले में हमारी सरकार पूरी तरह से गंभीर है। हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान शिक्षा सत्र को बढ़ाने के लिए 1986 में शिक्षा में जो बदलाव किए हैं उनसे बेहतर नई शिक्षा नीति 2020 में किए गए हैं। सुधार के नाम पर नई शिक्षा नीति 2020 में प्रौद्योगिकी में जैसे ऑनलाइन क्लासेस, डिजिटल साधनों का प्रयोग, शैक्षिक ऐप के माध्यम से पाठ्यक्रम बनाया जा रहा है। पाठ्यक्रम बनाया जा रहा है। शिक्षकों को नई शिक्षा विधियों से प्रशिक्षित किया जा रहा है। पाठ्यक्रम में छात्रों को वास्तविक जीवन की जरूरतों से जोड़ा जा रहा है। गैर मूल्यांकन प्रणाली में रटने के बजाय समझ और कौशल पर अधिक जोर दिया जा रहा है। पर्याप्त बुनियादी ढांचा, पुस्तकालय, खेल के मैदान आदि जिनको पीएम सूर्य योजना के माध्यम से सुधारा जा रहा है। अध्यापकों की भर्ती हेतु वर्ष में 2 बार CTET की परीक्षा तथा सभी राज्यों में स्टेट एग्जाम हर वर्ष करवाए जाते हैं। इन सभी सुधारों से हमारी शिक्षा प्रणाली अधिक प्रासंगिक, समावेशी और प्रभावी बनेगी। धन्यवाद स्पीकर मैम। क्या कोई प्रश्न है? कुमार मोहित। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार नई शिक्षा नीति 2020 के बदलाव से स्कूलों में घटते हुए नामांकन को रोक पाएगी? स्कूलों के विलय के नाम पर स्कूल बंद होते जा रहे हैं, जहां पर 50 से भी कम बच्चे हैं। वहीं के नजदीकी के स्कूलों में स्थानांतरण किया जा रहा है। लगातार प्रयासों के बाद हमारी साक्षरता केवल 80% तक पहुंची है। मैं कहना चाहता हूं कि इस बात की गहराई से जांच पड़ताल होनी चाहिए कि शिक्षकों से क्या शैक्षणिक कार्य करवाए जाते हैं जिससे कि इन पर मानसिक दबाव बन जाता है, जिसका सरकार को शिक्षकों पर जनगणना, वोटिंग करवाना जैसे अतिरिक्त कार्यों का बोझ क्यों जिला स्तर पर इन सरकारी स्कूलों के निरीक्षण तथा समस्या सुनने का तंत्र विकसित क्यों नहीं किया जा रहा? क्या सरकार के पास इसका कोई जवाब है तो बताने का कष्ट करें। धन्यवाद स्पीकर मैम। माननीय शिक्षा मंत्री जी। जी महोदय, मैं बताना चाहती हूँ कि नई शिक्षा नीति 2020 में जो सुधार किए गए हैं वह आवश्यक सुधारात्मक श्रेणी होंगे। नई शिक्षा नीति 2020 में बच्चों की प्रारंभिक व्यवस्था को देखते हुए प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और मूलभूत साक्षरता, बाल वाटिका, FLN, प्रवेश उत्सव, निपुण जैसी व्यवस्था लागू की गई है। बच्चे का स्कूल छोड़ने को रोकना, हर स्तर पर शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करवाना, सीखने की प्रक्रिया सृजनात्मक से जुड़ी तथा आनंददायक और रोचक है। नामांकन हेतु प्री स्कूल से माध्यमिक सत्र तक 100% सफल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। इस प्रणाली के माध्यम से कक्षा 5 से जहां तक संभव हो सकेगा कक्षा 8 से शिक्षा मातृभाषा में होगी। माध्यमिक सत्र तक तीसरी भाषा स्थान अनिवार्य किया गया है। विदेशी भाषा फ्रेंच भी सिखाई जाएगी ताकि विदेशों में रोजगार प्राप्त हो सके। NEP 2020 का प्रमुख उद्देश्य भारत की GDP का 6% शिक्षा पर खर्च करना है, जिसे उच्च तथा व्यावसायिक शिक्षा में 26.3% से बढ़ाकर 2035 तक 50% बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। धन्यवाद स्पीकर मैम। प्रथम संख्या 102 कुमार हैप्पी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रोजगार मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हमारे देश में बेरोजगारी चरम पर है। पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा। सरकार ढिंढोरा पीट रही है कि विकास कर रही है, क्या खास विकास कर रही है? हमारे देश में पढ़े लिखे युवा रोजगार के अभाव में अन्य अपराधी गतिविधि में शामिल हो रहे हैं, जिस कारण उनका भविष्य खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा है। मैं सरकार व मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 2014 के बाद भी आपकी सरकार में गरीबी, महंगाई व बेरोजगारी जैसे मुद्दे आज भी ज्यों के त्यों बरकरार हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास इन युवाओं के भविष्य को लेकर कोई योजना है? यदि है तो बताने का कष्ट करें। धन्यवाद स्पीकर मैम। माननीय गरीबी एवं उन्मूलन मंत्री जी कुमारी वर्षा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को बता देना चाहती हूँ कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनका तत्काल समाधान हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि बदलाव नहीं हो रहा। क्या कोई ये कह सकता है कि 2014 से 2025 तक गरीबी एवं बेरोजगारी के मुद्दे पर हमने कोई भी बदलाव नहीं किया? महोदय, 25 करोड़ से भी अधिक लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए हैं तथा 80 करोड़ से भी अधिक लोगों को भिन्न भिन्न योजनाओं जैसे हर घर पानी, बिजली, शौचालय, आयुष योजना के तहत 5 लाख तक सालाना मुफ्त इलाज तथा 5 किलो अनाज की सेवाएं वितरित की जा रही हैं। इतना ही नहीं महोदय, विश्वकर्मा योजना के तहत शिल्पकारों व कारीगरों को आवंटित बजट से लाभ पहुंचाया जा रहा है तथा गैस सिलेंडर भी वितरित किए जा रहे हैं।
ये सब हमने 11 वर्षों में पहुंचाया है। माननीय, जो 75 वर्षों में नहीं हो सका, जो 75 वर्षों में नहीं हो सका, वो हमने 11 वर्षों में कर दिखाया। आने वाले समय में इस मुद्दे पर परिवर्तन और दिखेगा। इसके लिए हमारी सरकार वचनबद्ध रहेगी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। संख्या 103 कुमारी ज्योति। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि देश में 2014 से 2025 तक देश के आंतरिक हिस्सों में नक्सलवाद और अलगाववाद की समस्याएं दिन भर बढ़ती जा रही है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु आदि क्षेत्रों में नक्सली बहुत से सैनिकों की हत्याएं कर रहे हैं। मणिपुर के मतई और कुकी लोगों के बीच अलगाववाद देखने को मिल रहा है, जिससे यह राज्य नफरत की आग से जल रहा है। लड़कियों को एक समुदाय के लोग सरेआम बेइज्जत कर रहे हैं। क्या सरकार को कुछ भी नजर नहीं आ रहा? माननीय स्पीकर मैम, मेरा प्रश्न यह है कि सरकार इस मामले में क्या कोई कदम उठाने जा रही है? यदि हाँ तो बताने का कष्ट करें। धन्यवाद स्पीकर मैम। माननीय गृह मंत्री जी कुमारी खुशबू। मैडम स्पीकर, मैं सरकार की तरफ से बता देना चाहती हूँ कि हम नक्सलवाद एवं अलगाववाद से बहुत पहले से जूझ रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार ने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए लाल गलियारा, जिसमें पशुपति से तिरुपति तक भारत के अधिकांश पूर्वी तट, नेपाल से तमिलनाडु तक संघर्ष जारी है। माननीय, मैं यह भी बता देना चाहती हूँ कि जब हमारी सरकार बनी तब 123 जिले नक्सल प्रभावित थे। अब केवल 6 जिले रह गए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि 26 मार्च 2026 तक भारत में नक्सलवाद की समस्या पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। यदि बात करें पूर्वोत्तर में मणिपुर राज्य में यदि अलगाववाद की, तो अहिंसा में 70% तक की कमी आई है। मुठभेड़ भी हुई है, 20 से ज्यादा समझौते भी हुए हैं और 10,000 से ज्यादा लोगों ने सरेंडर भी किया है। माननीय, जो कि हमारी सरकार की सफलता का प्रमाण है। थैंक यू स्पीकर मैम। प्रश्न संख्या 104 कुमार महेश। मैडम स्पीकर, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि सरकार के लगातार प्रयासों के बावजूद भी भारत में सड़क दुर्घटनाएं थम नहीं रही है। सड़क हादसों में मौत की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है, लगातार मृत्यु दर बढ़ ही रही है। विडंबना इस बात की है कि सरकार के इतने दावों के बावजूद भी सड़क हादसों और उनसे होने वाली मौतों का आंकड़ा घटने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। मेरा सरकार से यह प्रश्न है कि क्या सरकार इस मामले में कोई ठोस कदम उठाने जा रही है? अगर हाँ तो सरकार बताने का कष्ट करे। धन्यवाद मैडम स्पीकर। माननीय सड़क एवं परिवहन मंत्री जी कुमारी नैन्सी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहती हूँ कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सड़क हादसे से घायलों के इलाज के लिए कैशलेस योजना लागू कर दी गई है, जिससे बड़ी संख्या में घायलों के इलाज के लिए गोल्डन आवर में कैशलेस उपचार उपलब्ध होगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। कोई प्रश्न? कुमार महेश। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार को बता देना चाहता हूं कि इसकी प्रक्रिया काफी लंबी है और जटिल भी, जिनमें कई बार वर्षों भी लग जाते हैं। ऐसे में गंभीर मरीज यदि गरीब है और सरकार की किसी अन्य योजना का पात्र भी नहीं है, तो क्या वह बीमा कंपनी से भुगतान के लिए क्लेम की प्रतीक्षा स्थिति में होगा? क्योंकि देश में सड़क हादसों से जान गंवाने वालों की संख्या बहुत बढ़ी है। अभी ताजा आंकड़ों से पता चला है कि वर्ष में 5 लाख लोग सड़क हादसे का शिकार हुए हैं, जिनमें से 1,80,000 लोगों की मृत्यु हुई है। क्या सरकार इन घटनाओं को रोकने के लिए कोई प्रयास कर रही है? अगर हाँ तो सरकार जवाब दे। सरकार जवाब दे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। माननीय सड़क एवं परिवहन मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहती हूँ कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा लागू इस योजना में कैशलेस इलाज करवाया जाएगा। इसके माध्यम से घायल के भर्ती होने के अधिकतम 7 दिन में 1.5 लाख रुपए तक उपलब्ध करवाए जाएंगे। योजना किस तरह लागू होगी, इसकी विस्तृत जानकारी दे दी गई है और 7 दिन या 1.5 लाख रुपए की सीमा पार होने के बाद मरीज के इलाज की खर्च की भरपाई बीमित वाहन से हादसे की परिस्थिति में बीमा कंपनी द्वारा की जाएगी। क्या इसी संबंध में केंद्र सरकार को मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 162(1) के अंतर्गत बीमा कंपनी द्वारा कैशलेस इलाज की योजना भी तैयार करने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। प्रश्न संख्या 105 कुमार प्रिंस।
माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि सरकार लगातार प्रयासरत है पर्यावरण प्रदूषण से निजात पाने के लिए, लेकिन फिर भी प्रदूषण समस्या विकराल होती जा रही है। लगातार प्रदूषण समस्या बढ़ती ही जा रही है, जो हमारी सेहत पर बुरा असर डाल रही है। अध्यक्ष महोदय जी, मैं पूछना चाहता हूं कि अभी हाल ही में हुए ताजा सर्वेक्षण मुताबिक विश्व प्रदूषण मामले में दिल्ली दूसरे स्थान पर है और भारत के 22 शहर इस श्रेणी में शामिल हैं, जिसमें दिल्ली, गाजियाबाद, आगरा, गुड़गांव, कानपुर जैसे भारत को विकसित मानने वाले शहर भी इसकी चपेट में हैं। क्या सरकार के प्रति संवेदनशील है? सरकार भारत को विकसित मानने के बड़े बड़े संकल्प ले रही है, लेकिन समस्या कोई हल नहीं है। मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि कहां है विकसित भारत का सपना देखने वाली सरकार? क्या प्रदूषण से निजात के बिना 2047 तक भी विकसित भारत सपना पूरा हो पाएगा? यदि हाँ तो सरकार जवाब दे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय पर्यावरण मंत्री जी कुमारी काजल। मैडम स्पीकर, मैं आपके माध्यम से सरकार की तरफ से बता देना चाहती हूँ कि हमारी सरकार पर्यावरण संबंधी मामले में पूरी तरह से गंभीर है। पर्यावरण प्रदूषण पर सरकार कई पहल कर चुकी है, जिसमें राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का उद्देश्य 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर के स्तर को 20 से 30% तक कम करना है। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छता को बढ़ावा देना तथा अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करना, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थापित किए गए हैं, जिसमें उद्योगों और अन्य स्रोतों के उत्पादित प्रदूषण को कम करना है। सरकार सौर, पवन, ज्वार तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहित कर रही है। पेट्रोल डीजल की जगह इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारा टारगेट है कि 2030 तक देश में अधिकतर वाहन इलेक्ट्रॉनिक होंगे। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए जनवरी 2017 को ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान अधिसूचित किया गया है। पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा समाज के सभी वर्गों में पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने, पर्यावरण संरक्षण हेतु जन भागीदारी को प्रेरित करने के उद्देश्य से पर्यावरण शिक्षा जागरूकता एवं प्रशिक्षण योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय के राष्ट्रीय हरित कोर कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 1 लाख स्कूलों को इको क्लब के रूप में चिन्हित किया गया है। माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त होने जा रहा है। प्लीज 1 मिनट स्पीकर मैम। जहां लगभग 30 लाख छात्र वायु प्रदूषण संबंधित गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। महोदय, मैं बता देना चाहती हूं कि एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम भी सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना। धन्यवाद स्पीकर मैम। अब प्रश्नकाल समाप्त होता है तथा शून्यकाल आरंभ होता है। कुमार सुखप्रीत। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सरकार हर साल बजट का पैसा पिछले साल से बढ़ा कर दे रही है, लेकिन वो पैसा कहां लगाया जा रहा है, कहां विकास किया जा रहा है? सरकार केवल विकास कार्यों के झूठे वादे कर रही है, उनका फायदा लोगों को वस्तु में जमीनी स्तर पर नहीं मिल पा रहा। महोदय, क्या सरकार बताने कष्ट करेगी कि कहाँ सुधरा है हमारा शिक्षा का स्तर, कहाँ सुधरा है हमारा शिक्षा का स्तर, कहाँ है हमारा रक्षा तंत्र, क्या कर रहा है जो पाकिस्तान से बार बार हमले क्यों हो रहे हैं? क्या सरकार सोई हुई है? महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि कहाँ है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, कहाँ मिट्टी गरीबी, कहाँ उठा किसानों का जीवन सदर? किसान आज भी बीमार और लाचार हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार विकास के नाम पर देश की जनता को गुमराह कर रही है। मान्यवर, सरकार को जवाब देना होगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय वित्त मंत्री जी कुमारी रीतू। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे विपक्षी साथी को बता देना चाहती हूँ कि 2014 से लेकर 2025 तक हमने जितना विकास किया है, विपक्ष से झुठला नहीं पाएगा। भारत 11 वर्षों में 10 से 4 अर्थव्यवस्था बन गया है। यह जानकारी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2025 द्वारा दी गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था $2.03 ट्रिलियन से बढ़कर $4.19 ट्रिलियन हो गई है, जो सरकार के समावेशी विकास का ही नतीजा है। 11 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय 68,572 रुपए से बढ़कर 1,33,488 रुपए हो गई है। FDI 143% से घटकर 4.6 रह गई है। हाईवे बनाने की गति प्रतिदिन 12 किलोमीटर से 21.3 किलोमीटर हो गई है। एयरपोर्ट की संख्या 76 से बढ़कर 162 हो गई है। मेट्रो रेल नेटवर्क 248 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर हो गई है। बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो मोदी पिछले सरकारों में NPA जो डबल डिजिट में था, अब घटकर 2.3% रह गया है। गरीबों के लिए हमारी सरकार
सरकार ने जो किया है विषय के लिए एक मॉडल व शोध का विषय। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। कुमार ललित। माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरा प्रश्न हमारे देश में बढ़ रही रेप की घटनाओं को लेकर है। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि कानून बदला मगर हालात नहीं, कानून बदला मगर हालात नहीं, कहां बदला कानून, अब भी हर दिन 86 रेप। ऐसा कौन सा स्टेट है जहां महिलाएं सुरक्षित हैं? माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार ने कहां कानून में बदलाव किए हैं। रेप के मामले में फांसी की सजा का प्रावधान होने के बावजूद भी 24 वर्षों में केवल 5 दुष्कर्मियों को फांसी की सजा हुई है। महोदय, केवल 5 दुष्कर्मियों को। निर्भया कांड के बाद तो जैसे रेप की घटनाओं की बाढ़ ही आ गई हो। हर 20 मिनट में एक रेप महोदया, हर 20 मिनट में एक रेप, जिसमें 96% से भी ज्यादा आरोपी महिला को जानने वाले होते हैं। लेकिन रेप के मामले में 100 में से केवल 27 आरोपियों को ही फांसी की सजा हो पाती है और बाकी सब बरी करते जाते हैं। माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त होने जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदया, प्लीज 1 मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि दिल्ली, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे बड़े शहरों के बाद अब हरियाणा के भिवानी जिले में 13 अगस्त 2025 को एक अत्यंत दुखद घटना घट जाती है। यह सुनकर पूरी मानवता की रूह तक कांप जाती है। न जाने कितनी घटनाएं हमारे समाज में घट जाती है। कई बार तो समाज के डर से पीड़ित व्यक्ति चुप होकर बैठ जाता है। यदि इसी प्रकार की घटनाएं हमारे समाज में घटित होती रही और सरकार कुंभकर्ण की नींद सोती रही तो वो समय दूर नहीं। मैं दावे से कह सकता हूँ कि लड़कियों के माता पिता ने स्कूल कॉलेज में ना भेजकर घरों में ही काज करके रख लेंगे और सरकार का दावा रह जाएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। समाज में इतना कुछ संगठित होने पर सत्ता दल चुप्पी साधे बैठा है, आंखों पर गंधारी जैसी पट्टी बांधे बैठा है। इसलिए अब चौराहे पर से पर्दे खोलूंगा मैं, चाहे सोली पर टक जाऊं, पर मन का सच बोलूंगा मैं, पर मन का सच बोलूंगा मैं। जी महोदया, मेरा मानना है कि सरकार को इसके संबंध में और कड़े कदम उठाने की जरूरत है, तभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सफल हो पाएगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। विपक्षी सांसद कुमारी तमन्ना। माननीय स्पीकर मैम, मैं आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी देते हुए बता देना चाहती हूँ, अब समय आ गया है कि प्रत्येक लड़की को अपनी सुरक्षा का जिम्मा खुद ही लेना होगा। लगता है सरकार का सिस्टम लाचार हो गया है और सरकार के साथ साथ लड़कियां भी लाचार हो गई है। अब महिलाओं को सुरक्षा की कोई उम्मीद नहीं है। जी हाँ स्पीकर मैम, मैं 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से पूछना चाहती हूँ, क्या कभी वो दिन आएगा जब भारत रेप की घटनाओं से बच पाएगा? मैं कहना चाहूंगी, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद न आएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद न आएंगे। छोड़ो मेहंदी खड्ग संभालो, छोड़ो मेहंदी खड्ग संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। दूध बिछाए बैठे शकुनी, दूध बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे, अब गोविंद न आएंगे, अब गोविंद न आएंगे। धन्यवाद स्पीकर मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जी कुमार साहिल। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मेरे पक्षी साथी को बता देना चाहता हूं कि हम तथ्यों के साथ बात करते हैं, हवा में नहीं। निर्भया कांड जैसी घटनाएं हमारी सरकार के आने से पहले हो चुकी है और इस मामले में हमारी सरकार सुरक्षा देने के लिए पूर्ण रूप से वचनबद्ध है। हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था की गई है, जिसमें ऐसे अपराधों से निपटने के लिए तत्पर रहते हैं। हालांकि सरकार महिला और बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा महिला हेल्पलाइन नंबर 181, आपातकालीन प्रक्रिया सहायक प्रणाली 112, 0 FIR, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मिशन शक्ति, दुर्गा शक्ति ऐप जैसे आधार तैयार किए गए हैं।
लड़कियों के साथ बलात्कार के मामले में सरकार द्वारा पोक्सो एक्ट अधिनियम, बच्चों का संरक्षण अधिनियम बच्चों को यौन शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है। पोक्सो एक्ट में तुरंत सुनवाई होने के उद्देश्य से विशेष न्यायालयों की स्थापना के प्रावधान है। विशेष न्यायालयों में 30 दिन के भीतर अपराध की प्रक्रिया पूरी होगी, जिसमें अपराधी को मृत्युदंड या अन्य कठोर दंड देने के प्रावधान है। 2019 में पोक्सो एक्ट में कुछ संशोधन किया गया, जिसमें 389 एक्सक्लूसिव पोक्सो कोर्ट सहित 23 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बनाए गए। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को शिकायत डेटा को केंद्रित करने के लिए रिपोर्ट और ट्रैकिंग के लिए पाटन सी बॉक्स लॉन्च किया गया है, जिसमें 9 से ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा जिसमें 90 दिनों के भीतर जांच पूरी होने के प्रावधान है। आगे भी हमारी सरकार इस विषय में सुधार करने के लिए वचनबद्ध रहेगी। धन्यवाद महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरा प्रश्न अभी हाल ही में हुए पहलगाम हमले को लेकर है। माननीय, मैं सरकार से पहलगाम पर हुए आतंकवादी हमले के बारे में पूछना चाहता हूं कि सरकार को पूछना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरा प्रश्न अभी हाल ही में हुए पहलगाम हमले को लेकर है। माननीय, मैं सरकार से पहलगाम पर हुए आतंकवादी हमले के बारे में पूछना चाहता हूं कि हमारे देश पर इतना बड़ा आघात हुआ है। धर्म पूछ कर लोगों को मारा गया। मान्यवर, धर्म पूछ कर सरकार दावे करती है हमारी सुरक्षा एजेंसी बहुत मजबूत है। क्या खाक मजबूत है? माननीय, मैं सरकार से इस बारे में पूछना चाहता हूं कि सरकार कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा पा रही है? यदि हाँ, तो कब तक इस तरह की घटनाओं पर अंकुश रख पाएगा? सरकार जवाब दे। जवाब दे, सरकार जवाब दे। धन्यवाद स्पीकर। माननीय रक्षा मंत्री जी कुमारी ममता। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मेरे पक्षी साथी को बता देना चाहती हूँ कि कश्मीर में आतंक का उद्भव अन्यायपूर्ण चुनाव से हुआ है। यहाँ युवाओं को रोजगार से नहीं जोड़ा गया, जिससे युवा चंद पैसों के लिए आतंकियों से मिल रहे हैं। मैं बात करूँ पहलगाम हमले की बदले की कार्रवाई की, तो हमने सिंधु जल समझौते को स्थगित किया। हमारे देश की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, जिसमें पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादियों के 9 ठिकाने को मार गिराया। बदले में पाकिस्तान ने जम्मू, श्रीनगर, पठानकोट, अमृतसर, लुधियाना, बठिंडा, चंडीगढ़ कुछ कई सैन्य ठिकाने को ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने की कोशिश की, लेकिन इन्हें एकीकृत काउंटर यूएसए गृह सिस्टम और वायु रक्षा प्रणाली द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। पूरक पर्सन कुमार मेजर, जिसकी सूचना पहले सदन को दे दी गई है। जब पहला विश्व हमारा, जब बेमकसद खून बहा, चीन, रूस, जापान सभी ने भारत को एक दूत कहा। जी हाँ अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से इस मामले के बारे में पूछना चाहता हूँ कि यदि हमारी रक्षा प्रणाली इतनी ही मजबूत है, तो पूर्व में हुए हमलों पर सरकार ईंट का जवाब पत्थर से देने में असमर्थ क्यों रही है? कब तक बेकसूर लोगों की जानें जाती रहेंगी महोदया? कब तक महिलाओं की मांग का सिंदूर उजड़ता रहेगा? क्या हमें ऐसी घटनाओं का मुंह तोड़ जवाब नहीं देना चाहिए? सरकार जवाब देने जो त्याग पत्र दे। हाँ, त्याग पत्र दे। सरकार त्याग पत्र दे। सीमा को बनाए रखें। क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि पहलगाम हमले के समय एक भी सुरक्षा कर्मी मौजूद क्यों नहीं था? यदि होता तो आज इन 26 घरों में मातम न होता। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। माननीय रक्षा मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मेरे पक्षी साथी को बता देना चाहती हूँ कि रक्षा मंत्रालय द्वारा देश की सुरक्षा बढ़ाने हेतु बहुत से आधुनिक तकनीक से लैस हथियार खरीदे जा रहे हैं। भविष्य की संभावना को देखते हुए हमारे तीनों सशस्त्र बलों को आधुनिक तकनीक से मजबूत बनाए जा रहे हैं। हमारे पास S-400, जुगवार, राफेल, लड़ाकू विमान, ब्रह्मोस, नाग, पृथ्वी जैसे हाइपरसोनिक मिसाइलें, INS कलोरी खंडेरी वापसी जैसी पेट्रोल से पनडुब्बियां हैं तथा INS अरिहंत, अरिघात जैसी परमाणु चालित पनडुब्बियां हैं, जिससे हमारी तटीय रक्षा प्रणाली मजबूत हुई है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखने की अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जी कुमार साहिल। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बाल संरक्षण अधिनियम मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में सबक सदन के पटल पर रखता हूँ।
धन्यवाद महोदय। अब ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पेश करने की अनुमति है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को बता देना चाहता हूं कि सरकार का कहना है बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। सरकार कह रही है कि बच्चों को मुख्य शिक्षा देकर, स्कॉलरशिप देकर उनका विकास करना है, लेकिन क्या वास्तव में बच्चों को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल पा रहा है? माननीय, अभी अभी ताजा खबर मिली है कि राजस्थान के झालावाड़ में एक सरकारी स्कूल की इमारत गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई है और 40 बच्चे घायल हो गए हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आखिर कौन इस हादसे का दोषी, आखिर कौन इन मासूम जानों का दोषी? जो सरकार इतनी शिकायतों के बावजूद भी सरकारी स्कूलों की मरम्मत नहीं करवा पा रही, वह सरकार कैसे इस देश के भविष्य को सुरक्षित रखेगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि समय रहते सरकार नहीं जागी तो बच्चों को पढ़ाना दूर की बात है, हमारे देश का भविष्य गिरती सतह नीचे दबकर मर जाएगा। अब सरकार को जाग जाना चाहिए। माननीय, अब मैं सरकार का ध्यान दिन प्रतिदिन और दुर्घटना को लाना चाहूंगा। कृपया अपना वक्तव्य संक्षिप्त में रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय, कृपया के 1 मिनट और। माननीय, अब मैं सरकार का ध्यान दिन प्रतिदिन और दुर्घटना को लाना चाहूंगा, जिसमें कभी बिल्डिंगें गिरती हैं तो कभी बच्चों को छतें गिरती हैं। वैसे तो सरकार इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हाँकती है, कितने वर्षों बाद यहाँ होगा वहां होगा, इन बुलंदियों को छू रहा होगा, लेकिन दिन प्रतिदिन मिल रही खबरों से तो सरकार के दावे खोखले होते नजर आ रहे हैं। माननीय, अब मैं सरकार के सपनों के विकसित भारत की कुछ विशेषताएं सदन के सामने रखना चाहूंगा, जिसके सरकारी स्कूलों में कभी बिजली नहीं आती तो कोई मानसून के कारण पानी भर जाता है। सरकारी स्कूलों की टूटी दीवारें, नलों से बहता पानी इस बात का सबूत है कि सरकार विकसित भारत के लिए कितना कार्य कर रही है। माननीय, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को देश को विकसित करने की बात को छोड़कर देश को शिक्षित करने को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि जब बनेगा देश शिक्षित तभी बनेगा भारत विकसित। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्कूल हादसे से बच्चों की जो मौतें हुई हैं, हम उनके प्रति संवेदनशील हैं। हम उनके प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं। इस घटना की जांच से जो सामने आया है, उसके तहत स्कूल के हेडमास्टर सहित 5 अध्यापकों को निलंबित किया गया है। बात करें सरकारी स्कूलों की, इस मामले में सरकार गंभीर है। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के तहत केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य सरकार, क्षेत्रीय तथा स्थानीय निकाय द्वारा प्रबंधित स्कूलों में से मौजूदा स्कूलों को सुदृढ़ करके 14,500 से अधिक पीएमसी स्कूल स्थापित करने का प्रावधान है। ये स्कूल अपने अपने स्कूलों के क्षेत्रों में न्याय संगत, आनंदमय वातावरण और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने में नेतृत्व प्रदान करते हैं। इस परियोजना की कुल लागत 5 वर्षों में तय की गई अवधि 27,360 करोड़ रुपया होगी। इस योजना से स्कूलों में साइंस लैब, कौशल लैब, खेल के मैदान तथा सुसज्जित बिल्डिंगें होंगी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अब विशेष अधिकार हनन मामला प्रस्तुत करने की अनुमति है। थैंक यू स्पीकर मैम। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं कुमारी काजल जो हरियाणा के रोहतक संसदीय क्षेत्र से आती हूँ, सदन की कार्यवाही हेतु आ रही थी तो मुझे जम्मू कटरा हाईवे के टोल प्लाजा पर काफी समय तक रोक कर रखा गया, जिससे मैं सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने से वंचित रह गई। मेरा काफी समय वहाँ पर बर्बाद हो गया। अध्यक्ष महोदय जी, ये मेरे विशेष अधिकार का हनन हुआ है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करती हूँ कि मेरे इस विशेष अधिकार हनन मामले पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। थैंक यू स्पीकर मैम। क्या आपके द्वारा इसकी पूर्व सूचना दे दी गई है? जी महोदय, मेरे द्वारा सुबह इसकी सूचना दे दी गई है। महासचिव जी, यह मामला अति गंभीर है। इसकी जांच के लिए इसे विशेष अधिकार हनन जांच समिति को सौंप दिया जाए। जी महोदय। इसकी जांच के लिए इसे विशेष अधिकार हनन जांच समिति को सौंप दिया गया है। जो भी फैसला होगा इस संबंध में आपको सूचित किया जाएगा। जी महोदय। थैंक यू स्पीकर मैम। अब कामरों को प्रस्ताव पर विशेष ध्यान पुनरीक्षण पर तत्काल चर्चा हेतु कार्यवाही रोकने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय स्पीकर मैम, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहती हूँ कि SIR के नाम पर लाखों वोटरों के वोट काटे जा रहे हैं। इसमें दस्तावेज संबंधी अनेक बाधाएं हैं। हाशिए पर रहने वाले समूह जैसे प्रवासी, मजदूर, बेघर और आदिवासी समुदायों के पास आधार, राशन कार्ड या निवास प्रमाण पत्र जैसे औपचारिक दस्तावेज नहीं होते, जिससे उनके नाम सूची से कटने का खतरा बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया में नाम हटाने व सत्यापन में अनेक गलतियां होने की संभावना होती है।
मानवीय व तकनीकी त्रुटियों के कारण वैध मतदाताओं को सूची से बाहर किया जाता है। बूथ लेवल ऑफिसरों पर भारी काम का दबाव पड़ता है, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं और लापरवाही बढ़ती है। इसको लेकर कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इस प्रक्रिया में छोटी समय सीमा तय की जाती है, जिससे जल्दबाजी और गड़बड़ियां होती है। संवेदनशील राज्यों में वोटर सप्रेशन के आरोप लगते हैं। ये समस्याएं लाखों मतदाताओं, खासकर युवाओं व गरीबों को प्रभावित कर रही है। काम के दबाव के कारण संबंधित अधिकारियों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है और कुछ को तो अस्पताल में भर्ती होना पड़ रहा है। महोदया, विशेष ध्यान पुनरीक्षण समिति की प्रक्रिया के कार्य को तत्काल रोका जाना चाहिए। हम वोट देते हैं अपने भविष्य के लिए, लेकिन अगर वोटर लिस्ट में आपका नाम ही नहीं रहा तो या गलत नाम हटाने के चक्कर में असली वोटर बाहर हो गए तो क्या होगा? महोदया, SIR की प्रक्रिया लोकतंत्र का गला घोट देने की प्रक्रिया साबित होगी। महोदया, मेरा सरकार से आग्रह है कि विशेष ध्यान पुनरीक्षण के कार्य को तत्काल रोका जाना चाहिए। विपक्ष की ओर से मांग है कि सदन की कार्यवाही को स्थगित कर जनता की मांगों की ओर ध्यान दिया जाए। धन्यवाद स्पीकर मैम। काम रोको प्रस्ताव के पक्ष में अपनी सहमति दें। जो सदस्य इसके पक्ष में है हाँ कहें, जो विपक्ष में है ना कहें। मेरे विचार में ना का बहुमत है, ना का बहुमत है, ना का बहुमत है। अभी इस विषय पर बहुमत प्राप्त नहीं है, अतः इस विषय पर चर्चा स्थगित की जाती है। नहीं, काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा करवाई जाए। स्थान पर बैठ जाएं। अब विधायी प्रक्रिया आरंभ होती है। माननीय कानून मंत्री जी सदन में विधेयक को पुरस्थापित करेंगी। माननीय कानून मंत्री जी। ऑनरेबल स्पीकर मैम, मैं वन नेशन वन इलेक्शन अधिनियम 2024 को सदन में पुरस्थापित करने के लिए सदन की अनुमति चाहती हूँ। अनुमति है। थैंक्स स्पीकर मैम। अब प्रश्न यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल 2024 पुरस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है हाँ कहें, जो विपक्ष में है ना कहें। मेरे विचार में हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है। इसीलिए विधेयक को चयन समिति में पुरस्थापित करने के लिए अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय कानून मंत्री जी। ऑनरेबल स्पीकर मैम, मैं वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक 2024 को सदन में पुरस्थापित करती हूँ। थैंक्स स्पीकर मैम। महासचिव जी, विधेयक की प्रतियां सभासदों को उपलब्ध करवाई जाए। जी अध्यक्ष महोदया। आज की कार्यवाही यहीं पर स्थगित की जाती है। विधेयक का दूसरा वाचन 30 जनवरी 2026 को होगा। अब सदन में वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक 2026 पर विचार किया जाएगा, जिसका प्रथम वाचन 4 जनवरी 2026 को हो चुका है। माननीय कानून मंत्री जी। ऑनरेबल स्पीकर मैम, मैं आपके माध्यम से बिल के कुछ विशेष पहलुओं को सदन के सामने रखना चाहती हूँ। संविधान के 129वां संशोधन बिल एक देश एक चुनाव के तहत पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ करवाए जाएंगे। इस संशोधन के जरिए इन 7 एक्ट में बदलाव किया जाना है। इस विधेयक की धारा 1 में विधेयक का अधिनियम सूत्र और उद्देश्य वर्णित है। 2. द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963। 3. द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल टेरिटरीज ऑफ दिल्ली 1991। 4. द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 शामिल है। 5. लोकसभा का कार्यकाल अपॉइंटेड डेट से 5 साल का होगा। 6. लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा समय से पहले भंग होने पर बचे हुए कार्यकाल के लिए चुनाव करवाए जाएंगे। 7. इस बिल में यह प्रावधान किया गया है कि विधानसभा का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव 2029 तक बढ़ाया जाएगा। स्पीकर मैम, इसी के साथ मैं प्रस्ताव करती हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक 2024 को सदन की चयन समिति के पास भेज दिया जाए। थैंक्स स्पीकर मैम। अब प्रश्न यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक 2024
जो सदस्य इसके पक्ष में है हाँ कहें। जो विपक्ष में है ना कहें। मेरे विचार में हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है। इसीलिए विधेयक को चयन समिति के पास भेजने की व्यवस्था की जाए। जी महोदय, अब विधेयक पर चर्चा की जाएगी। माननीय कानून मंत्री जी प्लीज। ऑनरेबल स्पीकर मैम, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत करा देना चाहती हूँ कि इस विधेयक के पास हो जाने से देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले बोझ को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। विपक्ष को इसमें अपनी सहमति दे देनी चाहिए। थैंक्स स्पीकर मैम। कुमार सौरभ। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से इस सदन को बता देना चाहता हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल सरकार की देश में तानाशाही लागू करने की कोशिश है। मैं इससे सहमत नहीं हूं महोदय। ये कैसा बिल है, इसमें तो मुझे फायदे वाली कोई बात नजर नहीं आ रही। धन्यवाद स्पीकर मैम। माननीय कानून मंत्री जी। ऑनरेबल स्पीकर मैम, I introduce the Union Territories Law Amendment Bill 2024, One Nation, One Election. स्पीकर मैम, मैं इस सदन को बता देना चाहती हूँ कि इस बिल से देश में होने वाले चुनाव पूरे देश में एक साथ होंगे। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाए जा सकेंगे, जिससे समय की बचत के साथ साथ आर्थिक बोझ को भी कम किया जा सकेगा। देश में चुनाव पर कई हजार करोड़ रुपए खर्च को कम करने में सहायक यह बिल और कई मामलों में अच्छा साबित होगा। इसलिए मेरा मत इस बिल के पक्ष में है। थैंक्स स्पीकर मैम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू डिबेट। माननीय स्पीकर मैम, मेरा प्रश्न यह है कि एक देश एक चुनाव बिल अप्रत्यक्ष रूप से क्या राष्ट्रपति चुनाव शैली में कोई बदलाव आएगा? कृपया बताने का कष्ट करें। धन्यवाद स्पीकर मैम। कुमारी तमन्ना। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मैं आपके माध्यम से मेरे विपक्षी साथी को बता देना चाहती हूँ कि इस बिल का राष्ट्रपति चुनाव शैली से कोई संबंध नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मैं आपके माध्यम से एक देश एक चुनाव के बारे में बता देना चाहती हूँ कि यह कोई नया बिल नहीं है। यह पहले भी था। आजादी के बाद भी सन 1952, 1957, 1962, 1967 की लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाए गए थे। फिर 1968 से 1969 के बाद कई राज्यों की विधानसभाओं को समय पूर्व ही भंग कर दिया गया था तथा दिसंबर 1970 में लोकसभा को भी भंग कर दिया गया, जिस कारण एक देश एक चुनाव को करवाने की परंपरा टूट गई। सरकार इसके फायदों को देखते हुए इसे फिर से लाना चाहती है। यह कानून पहले से कई देशों में लागू है। स्विट्जरलैंड, जर्मनी व दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के विश्लेषण के बाद ही वे इसके फायदे जानने के बाद ही सरकार इसे पुनः स्थापित करना चाहती है तथा विशेषज्ञों द्वारा भी इस मामले में सलाह ले ली गई है। एक देश एक चुनाव बिल पर हम विपक्ष की आम सहमति चाहते हैं। स्पीकर मैम, यह बिल संकल्प से सिद्धि की ओर एक अध्यादेश पेश करेगा। मान्यवर, यह बहुत फायदे का बिल है। मेरे ख्याल से विपक्ष को इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए तथा अपनी आम सहमति दे देनी चाहिए। थैंक्स स्पीकर मैम। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहती हूँ कि बिल के मुख्य बिंदु पढ़ने के बाद यह लग रहा है कि संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। भारत राज्यों का एक संघ है। आप विधानसभाओं के कार्यकाल को कम नहीं कर सकते। आप विधानसभाओं के कार्यकाल को संसद के कार्यकाल के अधीन कैसे कर सकते हैं? अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि चुनाव प्रक्रिया में छेड़छाड़ करके केंद्र सरकार अपनी ताकत बढ़ाना चाहती है। यह चुनाव पावर को सेंट्रलाइज करने जैसा है। महोदय, यह कैसा बिल है? यह तो मेरी समझ से बाहर है। मेरे ख्याल से सरकार को इस पर विचार कर लेना चाहिए। धन्यवाद स्पीकर मैम। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का पुरजोर विरोध करता हूँ। कृपया बैठ जाइए, आपको बोलने का मौका फिर दिया जाएगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। कुमारी सिमरन। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे विपक्षी साथी को यह बता देना चाहती हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह भारत सरकार की ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है जो आने वाले भविष्य में देश का बहुत फायदा करेगी। धन्यवाद स्पीकर मैम। क्या काम महत्वाकांक्षी है? माननीय अध्यक्ष
अध्यक्ष महोदय जी, मुझे तो यह बिल महत्वाकांक्षी नहीं लग रहा। मुझे तो यह कभी न पूरा होने वाला सपने जैसा लग रहा है। अतः मुझे इस बिल में कुछ विशेष बात नजर नहीं आ रही। ऐसा लगता है कि यह तो केवल जनता को गुमराह करने के लिए लाया गया। धन्यवाद स्पीकर मैम। कुमार अक्षित इस संबंध में अपना वक्तव्य रखें। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मैं आपके माध्यम से सदन में अपना वक्तव्य रखना चाहता हूँ। मेरे सपनों में आना, मुझे नींद से जगाना, प्यार से मुझे कभी आवाज लगाना और आते ही तेरे पास मेरे सपनों का ओझल हो जाना। माननीय, यह बिल भी मुझे ऐसे ही नजर आ रहा है। यह बिल मुझे सपनों की तरह लग रहा है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। यह बिल देश के नागरिकों को गुमराह करने वाला लगता है। यह बिल मेरी समझ से तो बाहर है। यह बिल मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। कुमारी काजल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे विपक्षी साथी को बता देना चाहती हूँ कि मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे अंजाम देने की ताकत रखते हैं। महोदय, मुझे तो ऐसा लगता है कि विपक्ष इस बिल को समझना ही नहीं चाहता। धन्यवाद स्पीकर मैम। कुमारी नेहा। माननीय स्पीकर मैम, मैं आपके माध्यम से मेरे विपक्षी साथी को यह बता देना चाहती हूँ कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी, कमेटी में 19 दिनों स्टेक होल्डर्स और एक्सपर्ट से चर्चा के बाद 14 मार्च 2024 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी गई। एक देश एक चुनाव लागू करने से संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ने और 3 अनुच्छेदों में संशोधन की व्यवस्था की जाएगी। महोदय, सरकार इस मुद्दे पर आम सहमति बनाना चाहती है। महोदय, हमने भी विपक्ष में बैठकर कई बार सरकार का सहयोग किया है, इसलिए मैं विपक्ष से सहयोग करने की अपील करती हूँ। धन्यवाद स्पीकर मैम। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर यह बिल इतना ही अच्छा है तो सरकार बताने कष्ट करे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन की स्थिति में सरकार क्या व्यवस्था करेगी। क्या सरकार के पास इस संबंध में कोई उत्तर है? अगर है तो उत्तर देने कष्ट करे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। कुमारी रीतू। माननीय स्पीकर मैम, मैं आपके माध्यम से मेरे विपक्षी साथी को बता देना चाहती हूँ कि नो कॉन्फिडेंस मोशन की स्थिति में सरकार ने जो प्रावधान करने का निर्णय लिया है, उसमें बाकी के बचे हुए कार्यकाल के लिए चुनाव करवाए जा सकते हैं। धन्यवाद स्पीकर मैम। क्या विपक्ष की तरफ से इसके संबंध में कोई प्रश्न है? माननीय स्पीकर मैम, विपक्ष की तरफ से मेरा प्रश्न यह है कि क्या इस बिल का राष्ट्रपति चुनाव शैली पर कोई प्रभाव पड़ेगा? मेरे ख्याल से इस संबंध में सरकार को तथ्य स्पष्ट करना चाहिए। धन्यवाद स्पीकर मैम। माननीय कानून मंत्री जी। ऑनरेबल स्पीकर मैम, जैसे कि मेरी विपक्षी साथी ने प्रश्न किया है कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, मैं सदन को बता देना चाहती हूँ कि राष्ट्रपति चुनाव की शैली बदलने में एक देश एक चुनाव का कोई संबंध नहीं है। राष्ट्रपति चुनाव अलग शैली और अलग धाराओं के तहत होते हैं। इस बिल का राष्ट्रपति चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। धन्यवाद स्पीकर मैम। एक देश एक चुनाव बिल पर क्या विपक्ष की तरफ से कोई प्रश्न है? माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार बताने कष्ट करे कि इतने बड़े देश के लिए वन नेशन वन इलेक्शन बिल के माध्यम से एक साथ चुनाव करवाना संभव हो पाएगा? इसकी दिक्कतों को देखते हुए इसे पहले समाप्त किया गया था। माननीय, मुझे ऐसा लगता है कि इसे वापस लाने पर हमें फिर से उन्हीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय कानून मंत्री जी। ऑनरेबल स्पीकर मैम, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं वन नेशन वन इलेक्शन बिल के कुछ विशेष पहलुओं को सदन के सामने रखूं। स्पीकर मैम, एक फेज में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ करवाए जा सकते हैं। दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडीज नगर निगम इलेक्शन करवाए जा सकते हैं। चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर ID कार्ड जारी करेंगे। एक साथ चुनाव करवाने के लिए उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग की व्यवस्था की जाएगी। स्पीकर मैम, विधेयक के सभी खंडों पर बहस पूरी हो चुकी है। निवेदन है कि विधेयक को सदन में पास किया जाए। थैंक्स स्पीकर मैम। प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि विधेयक को पारित किया जाए। अब विधेयक के विशेष खंडों पर विचार किया जाएगा। खंड 2 से 6 तक विधेयक के अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है हाँ कहें। जो विपक्ष में है ना कहें।
मेरे विचार में हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कुमार योगेश। Honorable Speaker Ma'am, I will convey these matters to concerned ministers. Thanks, Speaker Ma'am. अब सदन की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित किया जाता है। अब तृतीय वाचन आरंभ होता है। अब एक देश एक चुनाव विधेयक 2024 विचार एवं मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाता है। प्रश्न यह है कि विधेयक की धारा 2 से 3 विधेयक का भाग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है हाँ कहें, जो विपक्ष में है ना कहें। मेरे विचार में हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है। इसीलिए धारा 2 से 3 तक विधेयक का भाग बनी है। अतः शीर्षक अधिनियम सूत्र व खंड 1 विधेयक का भाग बने। माननीय कानून मंत्री जी। ऑनरेबल स्पीकर मैम, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक 2024 को सदन द्वारा पास किया जाए। थैंक्स स्पीकर मैम। अब प्रश्न यह है कि विधेयक को पास किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है हाँ कहें, जो विपक्ष में है ना कहें। मेरे विचार में हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है। अब बिल के विशेष पहलुओं पर चर्चा पूरी हो चुकी है। महासचिव जी मतदान करवाए जाएं। जी महोदया। मतदान का परिणाम इस प्रकार प्राप्त हुआ है। बिल के पक्ष में 28 और विपक्ष में 8 मत प्राप्त हुए हैं। अतः हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है। इसीलिए विधेयक को सदन द्वारा पास किया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे यह बताते हुए अति प्रसन्नता हो रही है कि आज हमारा वर्षों पुराना सपना साकार होने जा रहा है। सबसे पहले तो मैं इस बिल के पास होने पर संपूर्ण सदन को बधाई देना चाहूंगी। यह बिल भारत के भविष्य को चार चांद लगा देगा। इससे न केवल हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी बल्कि समय की भी बचत होगी। आजादी के बाद चुनाव आयोग लोकसभा और विधानसभा के 400 से ज्यादा सफल चुनाव करवा चुका है। अब हम एक देश एक चुनाव का कंसेप्ट लाने जा रहे हैं। एक हाई लेवल कमेटी इसका रोड मैप बना चुकी है। इससे हमारी प्रशासनिक व्यवस्था तो सुधरेगी ही, साथ ही चुनाव संबंधित खर्च में भी काफी कमी आएगी और नीतिगत निरंतरता को बढ़ावा मिलेगा। मैं उन सभी सदस्यों की आभारी हूँ जिन्होंने इस पर रचनात्मक आलोचना दी। पक्ष और विपक्ष एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं जो मिलकर ही अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। देश के लिए हमें कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। अतः मैं इस बिल के पास होने पर संपूर्ण सदन को बधाई देना चाहूंगी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। एक देश एक चुनाव बिल पास होने के साथ ही यह बिल का 129वां संशोधन विधेयक पास हुआ है। महासचिव जी विधेयक की प्रति ऊपरी सदन में आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दें। जी महोदया। आदरणीय सदस्यगण, युवा संसद की इस बैठक में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। सभी की मंगल कामनाओं के साथ सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद। मैं पहुंचा हूं आज कैथल जिले के चौसाला गांव में, जहां पर स्टेट लेवल की राज्य स्तर की प्रतियोगिता होने जा रही है और मेरे साथ हैं पॉलिटिकल साइंस की मेरी ही बिरादरी की मैडम मीनू। हाँ मीनू जी, कैसी चली आपकी तैयारी? सर नमस्कार। सबसे पहले तो मैं पीजीटी पॉलिटिकल साइंस मीनू रानी जी ट्रिपल चौसाला में जो काफ़ी लंबे समय से कार्यरत हूँ। सर जैसे कि पिछली 30 तारीख को ये प्रोग्राम हमारा हुआ था कमिश्नर लेवल का, तो उसके बाद हमें 3-4 दिन के बाद जो भी रिजल्ट पता लगा था, जैसे ही हमने तैयारी शुरू कर दी थी
तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है सर। बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है, बच्चे एकदम से फॉर्म में हैं और जिन जिन नॉर्म्स को लेके ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया जाता है पूरा उसके ऊपर खरा उतरने की हमने पुरजोर कोशिश की है। और जैसे सभी जानते हैं कि इस प्रोग्राम का जो मेन उद्देश्य है वो बच्चों को नेतृत्व के गुण में पैदा करना, एक जो स्किल है बोलने की वो डेवलप करना, और उसके ऊपर हमने पूरा फोकस किया है। और जो अपना संसदीय प्रक्रिया होती है, लोकतंत्र के अंदर जो कार्रवाई होती है हमारी संसद की, जहाँ पर नियम और कानून देश के लिए जो फैसले लिए जाते हैं उनके बारे में भी बच्चों को पूरी तरह से विस्तृत रूप में जानकारी देने की हमने भरपूर कोशिश की है। जो इस कार्यक्रम का उद्देश्य है सर, हमने उसके ऊपर पूरा तरह से जो है खरा उतरने की कोशिश की है। इवन छुट्टी के दौरान भी रिहर्सल करवाई है बच्चों को बुला के, क्योंकि वीकेंड में सेकंड सैटरडे और संडे आ गया, तो इस चीज़ का हमें थोड़ा लगा कि भाई बच्चे थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन वो हमने मैनेज करके पूरी कोशिश तो एक जैसे ये बड़ा प्रोग्राम है, चीज़ें भी ज़्यादा चाहिए, तो इसके लिए आपका सहयोग किस किस का रहा? सर इसके लिए हमारा पूरा स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है। बिल्कुल एक कॉल पे सभी अलर्ट हो जाते हैं, भरपूर सहयोग रहा। बाकी चीजें अरेंज करने में कोई दिक्कत गांव वालों को भी आपने बताया क्या? अभी हम बिल्कुल गांव वालों कमिश्नर लेवल पर फर्स्ट आ गए। जी बिल्कुल, बच्चों के माध्यम से भी मैसेज गया है वहाँ पे, और अभी भी वो इस प्रोग्राम में आएंगे। अभी अभिभावकगण भी आएंगे और जिला पार्षद भी आएंगे। सर एक अध्यक्ष हैं जो जिले के, वो भी आएंगे, जिला परिषद के जो हैं उनको भी इन्वाइट किया हमने, और एसएमसी प्रधान, एसएमसी मेंबर्स और सभी को मतलब इनवाइट किया सर हमने। और मैडम आगे जाना है पंचकुला जी सर, तो आप जो गेस्ट आने हैं उनको कोशिश करो कि थोड़ा जल्दी सर बहुत जल्दी करेंगे हम कोशिश। थैंक यू मैडम सर, क्योंकि 2 छुट्टियां थी तो हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंज रहेगा मैनेज करना, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, थैंक यू। बुजुर्ग माइत भी आए हैं। आंताऊ जी, आप कैसे आगे आ जाए यहाँ? कैसे आए आप यहाँ? कैसे आए मतलब स्कूल में आना कैसे हुआ आपका आज? बच्चे पढ़ेंगे बच्चे अच्छा, आज क्या फंक्शन है ताऊ जी यहाँ? क्या मामला है आज? फंक्शन क्या है? टेंट टांट लगा रखे हैं? बेरानी भी की बच्चे का खेल होगा, बच्चा खेल खा लो, मैं पता करिए जी आए। अच्छा, बच्चा का आपका नाम क्या है? मेरा चंद्रमान है जी। चंद्रमान, क्या करते हो आप? मैं तो दिहाड़ी मजदूरी करूँ। अच्छा, खेती बाड़ी नहीं करते? ना खेती बाड़ी को नहीं अपने पास है। आप ताऊ जी? अपन ठल्ले अभी केकरा जवानी में क्या करते थे? खेती बाड़ी। और बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे तो खेती कर रहे हैं, के करें बच्चे? पढ़ के नौकरी ना करी? नौकरी कदा मिले थे हमने, मिली नहीं ना 10 पढ़ के करें फिर। अच्छा, तो आगे क्यों नहीं पढ़ाई फिर आपने? आगे दो तो रब ने प्यारे हुए। अच्छा, वो तो देखो जी आपने बस कर दो अपना। आपके कितने बच्चे? मेरे 3 छोरे हैं जी। हाँ, दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं तीनों। अच्छा, पढ़ाई नहीं थे आपने? पढ़ाए थे, थोड़े पढ़े तो 8वीं में तट गया, 2 5वीं और 6वीं में पढ़े नहीं जी। तो ऐसी पढ़ाई छोड़ी क्यों बीच में? फिर मैं गरीबी में जी आली पाली लेती है। गरीबी में तो स्कूल में इतने पैसा तो लगता ही नहीं सरकारी ना, फिर ज्यादा मुसीबत हो गई थी। अच्छा, आपका क्या नाम है? बलवंत है जी। आपके कितने बच्चे हैं? बच्चे 4 जी, 2 गुड़ियाँ। क्या कर रहे हैं वो? 2 गुड़ियाँ जी। ब्याह दी वो तो? हाँ ब्याह जी। और लड़के हैं? लड़के थाली है जी। हैं? थाली तो खाली है? हाँ। तो काम क्यों नहीं है कोई? काम तो जी एक +2 करी थी, उन्हीं पढ़े थे। हाँ। एक 10 में। अच्छा, बस कड़ी फार्म भरे, नंबर पढ़े नहीं। पढ़े नहीं ना। आपके गांव में नौकरी कम ही है क्या? 4 साल में आज कम है नौकरी, कम है। बच्चे पढ़ाई की तरफ ध्यान कम है क्या फिर? कम है। फिर भी ठीक है जी, पहला जमीन तो है। हमारा टाइम में कौन था? अब है लोगों का ध्यान पढ़ाई की ओर। अच्छा, बहुत जागरूक। तो मेरे पोते पढ़े और 4। अच्छा, एक पोती पढ़े, बड़ी 4 है। लड़कियां अच्छी पढ़ रही है या लड़के? लड़के भी सारे अच्छे पढ़े। अच्छे पढ़े। मेरे पोते पढ़े। खेती बाड़ी कैसी है यहाँ? खेती बाड़ी बढ़िया है। तो पानी का प्रबंध है? पानी को नहीं, खास तला का पानी ट्यूबवेल का है? पानी खराब है। खराब है पानी? तला है पानी। और नहर का पानी? नहर का भी सुबह हुआ है, थोड़े लग गए। नहर आवा महीना में एक का आवा हफ्ता। अच्छा, वो ना खाल समृद्धि लेना देना नहीं में जाले है। अच्छा,
आजकल जैसे हमारे सिरसा में नशा नुशा बढ़ रहे हैं, यहाँ भी है क्या ऐसा? जवानों में कोई और कोई नशा नहीं है? नशा मुक्ति मारा तो नहीं है। तो आप हमारे तो सुनते होंगे, आप सिरसा साइड में तो नशा नुशा सुनते हो ना? हाँ, बांग सुल पे भी पीवा नहीं मैं तो है, बांग सुल पे भी पीना है। आपके नहीं है यहाँ? ना मारा को नहीं, इतना नहीं है मारा को नहीं को। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चौसाला, जिला कैथल। मेरे को बहुत अच्छा लगा कैथल डाइट के साथी राजकुमार, डॉक्टर राजकुमार। हाँ सर, आप कैथल के DRU विंग के इंचार्ज और मतलब DRU विंग का कैथल जिले में आज प्रोग्राम है और हमारे से पहले पहुंच गए। सर आपको देखकर बड़ा अच्छा लगा। भी DRU कैथल कितनी एक्टिव है। जागरूक करते हुए से काम करना पड़ेगा। यदि हमारे गेस्ट पहले आ जाए और हम बाद में इतना बद्दा महसूस। बहुत अच्छा लगा सर। कैसा चला आपका प्रोग्राम यूथ पार्लियामेंट वाला? बहुत बढ़िया सर। अच्छा चला? बहुत बढ़िया। अच्छा, और आप कितने साल से हो कैथल में? कैथल में 6 साल से हूँ सर। अच्छा, तो आपकी खुद की एक्टिविटी स्कूलों में कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया सर। सर ये कहते हैं कि ये जो डाइट वाले हैं ये जागते हैं, एग्जाम वाले समय आता है, तब ये दिक्कत कब मिटाओगे आप? सर डाइट वाले तो जो है 24 घंटे जागते हैं। हाँ, नहीं ये गतिविधियाँ अच्छी बात है, गतिविधि होनी चाहिए। साल चलती है सर हमारी। अच्छा, कोई भी टाइम पे पत्र मिलेगा। अब जैसे आते हैं ना, जैसे अब फरवरी आ गया, तो इसमें अध्यापकों की एक शिकायत सी रहती है कि इधर पेपर ले या कम होती है। पेपर के समय जो है एक्टिविटी कम होगी सर। अच्छा, हाँ जी। तो आपका कैथल डाइट बढ़िया चल रहा है? जबरदस्त है। और गतिविधियों में आगे? गतिविधियों में आपको पता होगा, जब हमारी जो है टॉप 5 में नाम होता है हमारा। अच्छा, बहुत बढ़िया राजकुमार जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सुरेश कुमार जी। सुरेश कुमार, PGT इंग्लिश। कैसी है एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताओ, आप कैथल के बारे में क्या कहना चाहोगे? सर एजुकेशन सिस्टम, बच्चे, शिक्षा, उनका रूटीन, उनका व्यवहार देखिए डे बाय डे बहुत अच्छा इम्प्रूव इसमें हो रहा है। और आजकल की जो टीचिंग फैकल्टी है वो भी बहुत अच्छी कोशिश करती है बच्चों को अच्छा इम्प्रूव करने के लिए। बट थोड़ी सी प्रॉब्लम्स यहाँ है, वे जो अनपढ़ पेरेंट्स है ना, वो अपने बच्चों की एक्स्ट्रा केयर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से मतलब थोड़ी सी दिक्कतें आती है। वे बच्चों ने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया या टाइम मैनेज नहीं किया, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आती है। अदरवाइज तो हर एक स्कूल टीचर की मैक्सिमम जो है वो यंग टीचिंग फैकल्टी आजकल स्कूलों में है और एक्सपीरियंस्ड है। तो हर एक तरीके से, चाहे वो एकेडमिक है, चाहे वो कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, तो हर तरीके से बच्चों को इम्प्रूव करने की, उनकी एक ऑलराउंड डेवलपमेंट की कोशिश करते हैं और जिसका बेहतर परिणाम मिल भी रहा है। और उसका ही रिजल्ट है आज हमारे स्कूल में ये एक स्टेट लेवल का यूथ पार्लियामेंट का प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज हो रहा है। इन बच्चों ने, टीचर्स ने खूब मेहनत करी और जिन्होंने मतलब ब्लॉक लेवल से लेके डिस्ट्रिक्ट और कमिश्नरी लेवल तक एक अच्छी पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन हासिल की। थैंक यू सर। वेलकम सर। ये हमारे हैं फिजिक्स के लेक्चरर। हाँ सर, क्या नाम है आपका? हरदीप जी। कितने साल का एक्सपीरियंस आपका? सर मेरा एज ए PGT 5 ईयर हो गया सर। एज ए PGT 5 साल। रिक्रूट हुआ था सर मैं एज ए JBT। अब आप फिजिक्स में हो? जी। अच्छा, तो साइंस की पढ़ाई में कैसा माहौल है यहाँ का? बहुत बढ़िया सर। 2021 से हमने यहाँ पर नॉन मेडिकल और मेडिकल स्ट्रीम शुरू की थी। पहले यहाँ पर कॉमर्स थी और कुछ उससे भी कुछ वर्ष पहले भी यहाँ पर मेडिकल थी, लेकिन वो किन्हीं कारणों से वो पोस्टें टूट गई थी तो बीच में बंद हो गई थी। फिर हमने दोबारा 2021 में यहाँ पर नॉन मेडिकल और मेडिकल फैकल्टी दोनों शुरू की और दिन प्रतिदिन बच्चों की संख्या भी बढ़ रही है। कितने बच्चे हैं साइंस के? साइंस के 8 हैं सर +2 में और 9 हैं +1 में। तो गांव बड़ा देखते हुए कम नहीं है? गांव बड़ा नहीं है सर। अच्छा, छोटा है। इससे बड़ा गांव तो बाड़ू है जो पड़ोस में ग्वांड है सर हमारा। एक आजकल जैसे सरकारी स्कूलों में पढ़ाई तो अच्छी चल रही है, लेकिन लोगों का रुझान सरकारी की बजाय प्राइवेट की ओर अब भी क्यों है ऐसा? सर ये मैं यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा अभी लोगों के अंदर जागरूकता की कमी है।
बीच में डाउनफॉल आया था गवर्नमेंट स्कूल में। अच्छा। उस ब्लैक होल को बहुत मिनिमाइज कर दिया है और हम भी लोगों का दिन प्रतिदिन विश्वास जीत रहे हैं। लोगों के बीच में जाते हैं, कन्वेंसिंग के लिए डोर टू डोर करते हैं। जैसे अब हमारा 1 अप्रैल से नया सेशन शुरू होगा तो हमारी पूरी टीम गाँव में घर घर जाएगी और पेरेंट्स को मोटिवेट करेगी और इसका लाभ हमें मिल भी रहा है। लोग दिन प्रतिदिन हम पे विश्वास जता रहे हैं और अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेज रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। पीजीटी। हाँ सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, पीजीटी मैथमेटिक्स। कितने साल से पढ़ा रहे हो आप? सर मैं 2019 में लगा था। वैसे तो मैं 2005 से ही पढ़ाना शुरू कर दिया था प्राइवेट स्कूलों में और मैंने 4 साल तक एज ए गेस्ट टीचर दिल्ली में कार्य किया है। आपका प्राइवेट स्कूल का भी एक्सपीरियंस है और सरकारी में भी होगा? हाँ जी। तो यहाँ पढ़ाई अच्छी होते हुए भी लोग आजकल प्राइवेट की ओर क्यों जाना चाहते हैं? सर मैं दूसरों की बात नहीं कहना चाहता, मैं खुद की बात कहना चाहूंगा। मेरे पास 2 बच्चे हैं। अब जैसे मैडम भी कुछ कार्य करते, मैं भी कार्य करता हूँ। मेरे को ये लगता है, सुविधा लगती है, भाई बच्चा घर के आगे से ही बस में बैठ कर चला जाए या घर के सामने गेट पे ही उतर जाए। मेन प्रॉब्लम ये है। उसके अब जो खर्चा पानी उठा सकता है प्राइवेट का, उसके बाद दिमाग में सबसे पहले तो यही बात रहती है, सुरक्षा का रहता है। सुरक्षा का रहता है। बच्चा, हर माँ बाप चाहता है कि वो सुरक्षित आराम से चला जाए, आ जाए। क्योंकि फिर दूसरी बात ये, जैसे कि मान लीजिए भगवान की दया से मेरे पास भी है, इनकम है, ठीक है, तो इस पैसे का भी क्या करूंगा मैं यदि मैं अपने बच्चों को कुछ सुविधा ही नहीं दे पाया तो। इस उधर चले जाते हैं ना। तो किस अपने समाज में कैटेगरी है, हमें पता ही है, किस कैटेगरी के ज्यादा है या जनरल कैटेगरी के खूब बच्चे आते हैं? सर वैसे तो या मैंने 2-3 स्कूलों में कार्य किया है, तो SC और BC ही मैक्सिमम है। जनरल तो बिल्कुल नाम मात्र ही होते हैं, क्लास में 2-4 बस। तो उसका रुख एक तो पढ़ाई के कारण मुड़ा या वैसी उदासीनता है सरकारी नाम से ही? देखो सर, इसमें वास्तविकता है कि नहीं, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। पीछे एक ऐसा दौर आया जिस समय प्राइवेट भी स्कूल इतने नहीं थे कि उस समय टीचरों की कमी थी स्कूलों में, और जिसकी वजह से फिर धीरे धीरे लोगों का मोहभंग हो गया और प्राइवेट स्कूलों का उत्थान हो गया। तो अब ये हम ये नहीं कह सकते प्राइवेटाइजेशन का हम उसको गिरा सकते हैं, नहीं, वो भी चलेंगे, साथ में ही चलेंगे, सरकारी भी चलते रहेंगे और प्राइवेट भी चलते। थैंक यू सर। ये हैं इलाहाबाद से सुरेश जी, पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर। हाँ सर, कैसा लगा आपको? नमस्कार सर। राज्य स्तरीय युवा संसद प्रतियोगिता के कार्यक्रम के लिए आज मैं हेमराज जी और जगदीश जी के साथ कैथल जिला के कलायत खंड के गांव चौसाला में अभी पहुंचे हैं और विद्यार्थी इस कार्यक्रम की तैयारी में लगे हुए हैं और मेरा आकलन है कि कार्यक्रम करीबन आधा घंटा बाद में शुरू हो जाएगा। जज की प्रक्रिया तो हम शुरू करेंगे, लेकिन आपका ड्यूटी लगना और इस तरह का एजुकेशनल टूर होना कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन से हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। और आप ये कितनी तारीख तक चलना है आपका ये प्रोग्राम? इसका समापन 20 तारीख को होगा और एक दिन हमें 2 स्कूलों में कार्यक्रम करने पड़ेंगे। कुल ये 6 कार्यक्रम है। यानी आज पहला दिन कैथल जिले के कलायत ब्लॉक में चौसाला गाँव। हाँ जी। और आगे होगा, आगे है पंचकुला के ठंडोक गांव में जो मोरनी हिल्स में वहाँ जाएंगे। और 18 को हो जाएगा फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट का। और 19 को सर? 19 को उधर से है, एक तो झज्जर में है, सीहोर है और महेंद्रगढ़ और ना खुडन गाँव है। खुडन में है पहले महेंद्रगढ़, खुडन, झज्जर खुडन पहले जो है वो झज्जर खुडन होगा। अच्छा। उसके बाद में सीहोर है महेंद्रगढ़ में। हाँ, ये 19 तारीख को है और 20 पलवल में, हाँ वो 20 तारीख को है। वो बहीन में है 20 तारीख को। चलो एंजॉय कर रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ये सिरसा से हैं हेमराज जी और यहाँ पर जज के रूप में आए हैं चौसाला कैथल जिले के। हाँ सर, कैसा लगा आपको? ठीक है, बढ़िया। अभी तो प्रोग्राम शुरू होगा, फिर देखेंगे। प्रोग्राम का नहीं कह रहा मैं। हाँ जी, वैसे अच्छा लगा। क्या लगा? वैसे अच्छा लगा। अभी हम थोड़ा क्या आप इस जर्नी को एंजॉय कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, वाह जी, बहुत अच्छा मौका मिला है SCRT की तरफ से। बिल्कुल कि हम इसी एजुकेशन में रहते हुए एजुकेशन के सिस्टम को समझने के लिए अच्छा मौका मिल गया ना।
तो और बाहर घूम के आए हो, क्या देखा आपने? नहीं, अभी स्कूल में घूमे थे, राउंड लगाया ना, यहाँ अच्छा है सिस्टम। अच्छा सिस्टम। हाँ, ये ट्रैक बना हुआ है, बाद शाम को स्पोर्ट्स का। हाँ, वो कोई आर्मी रेसर एकेडमी है कोई उधर, वो देख रहे थे इधर से। तो यहाँ बच्चे अच्छी तैयारी कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में अच्छे हैं बच्चे यहाँ। बच्चों में जो लोकसभा के अंदर, संसद के अंदर पूरी गतिविधि होती है, क्या नाम है आपका? राखी, तो सर दिव्या, सर वंदना, मानवी, सर खुशी, अपने देश की समस्याओं को, जो भी हमारे इसको पकड़ के कार्य होते हैं उनका लेखा जोखा, उनका विश्लेषण, डिबेट की जाती है। तो वही इसका एक छोटा सा डेमो हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। और ये प्रोग्राम चौथी बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले ये ब्लॉक स्तर पर हुआ था, फिर ये जिला स्तर पर, फिर ये मंडल स्तर पर, और आज ये राज्य स्तर पर प्रोग्राम होने जा रहा है। हमारे बच्चों के द्वारा जो प्रस्तुति दी जाएगी वो यहाँ पर सेम टोन में, सेम मोड में चौथी बार होने जा रहा है। तो आप सभी का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ये प्रोग्राम पूरे हरियाणा के अंदर मंडल स्तर लेवल पर 6 स्कूल के अंदर टीमें भाग ले रही हैं। स्वागत है आपका भी। हमारे मंडल स्तर पर हमने, हमारी टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। एक सरसरी टीम में, एक पलवल, फरीदाबाद, इस प्रकार हमारे कुछ और गेस्ट भी हैं जो अभी बात हुई हमारी आ रहे हैं। श्री नरेंद्र सिंह जी, सरपंच जुलानी खेड़ा, श्री जगबीर सिंह जी, सरपंच वजीर नगर, हमारे माननीय मौलिक जिला शिक्षा अधिकारी जी, खंड शिक्षा अधिकारी जी, वो भी पहुंच रहे हैं। भाई ये प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। हेलो पीजीटी पोल साइंस सिरसा से हैं श्री सुरेश कुमार जी, पीजीटी पोल साइंस उधर देखो सर भी सिरसा से हैं। श्री जगदीश सिंह जी, ये भी सिरसा से हैं। और एक श्रीमान हरीश जी चरखी दादरी से, ये ऑब्जर्वर के रूप में। बहुत ही आदर व सम्माननीय श्री प्रमोद कुमार राणा जी, DW कम डाइट प्रिंसिपल, श्री सुरेश कुमार जी, BO, श्री कर्मवीर जी, अन्य जो भी पदाधिकारी विभिन्न संस्थाओं के यहाँ पर पधारे हैं, विद्यालय प्रिंसिपल, पूरा स्टाफ, बच्चों के अभिभावकगण, प्यारे बच्चों, आप सबको पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप कमिश्नरी लेवल तक जीत करके आप राज्य सत्र पर प्रदर्शन कर रहे हो। आप पूरी की पूरी टीम, पूरा गांव, पूरा विद्यालय, बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ये जो प्रोग्राम युवा संसद प्रतियोगिता जो विभिन्न स्कूलों में होकर आप अपने एक फाइनल मोड पर आ गई है, इसका जो मुख्य उद्देश्य सर ने भी बताया आपको कि आप लोगों को एक आदर्श राजनीति की आप में समझ पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य है कि किस प्रकार से हमारा देश जो कि विश्व का एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लोकतंत्र का जो आधार है हमारी संसद, उसकी कार्रवाई के बारे में आपको पूरी जानकारी मिली
और इस जानकारी को अपना करके आप आगे एक अच्छे नागरिक बन के इस देश में अपना एक सकारात्मक सहयोग दे सकें, ये इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। और मैं समझता हूं कि हम इस उद्देश्य में पूरी तरह से सफल रहे हैं, पूरी तरह से कामयाब रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का जो प्रदर्शन है वो बताता है कि आप लोगों को इसकी इतनी समझ आ चुकी। दूसरी बात, आप लोगों ने ब्लॉक जीता है, फिर आप लोगों ने डिस्ट्रिक्ट जीता है, फिर आप लोग कमिश्नरी को जीत करके आज स्टेट लेवल पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस सत्र पर जो जजमेंट है वो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जो 6 टीमें अभी प्रदर्शन कर रही हैं वो 6 की 6 टीमें विनर है और 3 बार की विनर है। आप लोग भी आज चौथी बार प्रदर्शन कर रहे हो, इससे पहले आप 3 बार प्रदर्शन करके जीत चुके, तो इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि कोई टीम अच्छी नहीं, सभी टीमें अच्छी हैं और उन सभी अच्छी टीमों में से एक अच्छी टीम को हमें आगे लेके जाना है, ये हमारा काम रहेगा। आज उसका पहला दिन है, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। आप लोगों ने अपना सराहनीय प्रदर्शन करने की पूरी कोशिश की है। कमियां, सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, हर एक जगह पर होती है, वो हम देखेंगे जब पूरी 6 की 6 प्रदर्शन हो जाएंगे कि किसकी कैसी प्रदर्शन रहा। लेकिन मैं समझता हूं कि जीतने से ज्यादा जरूरी है सीखना, क्योंकि जीत की खुशी हमें कुछ दिन के लिए रहती है, लेकिन जो हम सीखते हैं वो हमें उम्र भर साथ देता है। और मुझे लगता है कि आप लोग जैसे हमारी कुरुक्षेत्र गीता का जो सार है, विषय मान्य है कि कर्म करो, फल की इच्छा ना रखो। हमने हमारा अच्छा जो काम था, जो हमसे हो पा रहा था, हमने बढ़िया किया है। मान व सम्मान के जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कम डाइट प्रिंसिपल प्रमोद कुमार राणा जी, बीओ सुरेश कुमार नैन जी, जिला परिषद से चेयरमैन करमवीर जी, ऑब्जर्वर हरीश जी भिवानी से, निर्णायक मंडल में जगदीश चंद्र जी, हेमराज जी, सुरेश कुमार शर्मा जी, डाइट से सीनियर लेक्चरर मेरे साथी चंद्र किशोर जी, प्रिंसिपल जोगिंदर सिंह जी, गोरा सिंह जी, अभिभावक कम्युनिटी व स्टाफ मेंबर, डाइट कैथल से डीआरयू इंचार्ज राजकुमार की तरफ से आप सभी को नमस्कार। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करो आज के कार्यक्रम के लिए। हमारे पास टाइम थोड़ा कम है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है संचार कौशल को बढ़ाना, संचार कौशल को मजबूत करना। आज के राज्य स्तरीय युवा संसद प्रोग्राम का जो आयोजन इस विद्यालय के अंदर हो रहा है, आज इस समारोह की मुख्य अतिथि श्रीमती ज्योति सैनी जी, बीजेपी की जिलाध्यक्ष, श्री करमवीर कौल जी, जिला परिषद चेयरमैन, श्री जंगीर सिसला जी, वाइस प्रेसिडेंट कैथल, श्री अमरजीत जी किसान जिला पार्षद, और हमारे जिला के जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी श्री प्रमोद कुमार जी, बीओ कलायत श्री सुरेश कुमार जी, श्री अमरजीत जी, सरपंच श्री दिलबाग जी, सरपंच श्री नरेंद्र जी जुलानी खेड़ा, सरपंच श्री जुगवीर जी वजीर नगर, और आज के इस सारे प्रोग्राम को जज साहिबान श्री हेमराज जी, श्री सुरेश कुमार जी, श्री जगदीश चंद्र जी और श्री हरीश जी, ये सारे SCRT गुड़गांव की तरफ से इस सारे प्रोग्राम को कवर करने के लिए भेजे हैं। इन्होंने ही अपना परिणाम देना है सारा। और जितने भी श्री गोरा सिंह जी प्रिंसिपल, श्री सुभाष चंद्र जी ESHM, श्री रणधीर जी एडवोकेट, और जितने भी गांव के गणमान्य व्यक्ति पहुंचे हैं, अभिभावकगण पहुंचे हैं, SMC प्रधान व सभी मेंबर, चौधरी सी कमेटी की टीम पहुंची है, तो ये बहुत ही बढ़िया मौका है हमारे विद्यालय के लिए कि हम इसमें स्टेट लेवल में भी विजय प्राप्त करें। हमारे बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत करी है और परमात्मा इसका फल हमारे को देगा।
मैं सभी जितने भी अभिभावकगण आए हैं, जितने भी चीफ गेस्ट आए, उनको बताना चाहता हूं कि ग्रामीण परिवेश में रहते हुए भी बच्चों ने इतना बढ़िया तैयारी की है, देखने लायक थी। काफी दिनों से बच्चे तैयारी कर रहे थे, तो मैं और इन्हीं में से ही आगे चलकर आने वाले भविष्य के अंदर किसी ने MLA बनना है, किसी ने MP बनना है, किसी ने कोई चुनाव बनना है, तो यहीं से ये सीख कर आगे निकल रहे। तो आपके लिए बेटा बहुत अच्छा मौका है ये आगे बढ़ने का। आपको एक जगह अच्छी स्टेज मिली है इसको अपनी प्रस्तुति देने के लिए। इस प्रकार सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत किया जाए, समस्या को उठाया जाए, उसका निराकरण किया जाए। छल प्रपंच कपट का सहारा लेकर अपने आप को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। आप लोगों के प्रदर्शन से ये सीखने के लिए हम लोगों को मिला है। मैं सबसे पहले आपके स्कूल के प्रिंसिपल को धन्यवाद देता हूं, उन शिक्षक को धन्यवाद देता हूं जो गहराई बातचीत की गहराइयों तक जाकर आप लोगों को इस सारी स्किल डेवलप किया है। और उसके बाद आप लोगों को सभी मेहमानों का गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चौसाला में स्वागत है। पूरा हो चुका। इसके बाद हमारे बच्चों के द्वारा तैयार की गई सिर्फ 2 प्रस्तुतियां हैं और साथ में छोटा सा एक आप सभी अतिथियों को सम्मानित करने का एक प्रोग्राम है। और उसके बीच बीच में आप वक्ताओं से भी मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि इसकी समय सीमा को देखते हुए 2-2 मिनट का आप हमारे बीच में पहुंचे कैथल से हमारे जिला अध्यक्ष बहन ज्योति जी, हमारे कैथल डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जिला परिषद करमवीर कौल जी, और हमारे गांव के सरपंच दिलबाग जी, सरपंच जुलानी खेड़ा नरेंद्र जी, सरपंच वजीर खेड़ा जगबीर जी, और राणा जी, BO साहब सुरेश नैन जी, और पूरा स्टाफ, और हमारे वजीर खेड़ा से हेडमास्टर पहुंचे राजेंद्र जी, और गांव से जितने भी गणमान्य व्यक्ति पहुंचे हैं यहाँ पे, मैं सभी को इस यूथ कार्यक्रम की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, सभी को राम राम नमन करता हूं। और जैसे हमारे बीच में इन बच्चों ने जो प्रस्तुति रखी, इसके लिए भी हमारे जो चौसाला स्कूल के पूरा स्टाफ है उनको मैं नमन करता हूं, उनको भी मैं ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। एक बार मैं कहूंगा इतनी अच्छी प्रस्तुति के लिए सभी एक बार जोरदार तालियों से इनका बच्चों का हौसला बढ़ाने का काम करें। ज्यादा समय न लेता हुआ जितने भी गांव के गणमान्य व्यक्ति आए हैं मैं सभी को एक बार फिर नमन करता हूं। और सभी बच्चों को मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आप ऐसे ही अपने देश के प्रति अपने हर तरीके से आगे बढ़ाने का काम करें। चाहे हमें कोई भी गांव में पेड़ पौधे का कार्य हो, हमें अपने जो जिला परिषद की जो कार्यवाही है किन्हीं कारणों से थोड़ी धीमी गति से चली हुई है, मालिक की दया से ये जल्दी ही बढ़कर तैयार हो जाएगा। और आज हमारे बीच में अपने चेयरमैन करमवीर जी पहुंचे हैं जो आपके सामने रख देंगे बात जो भी है। इसके लिए एक बार फिर मैं सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। बोलना शुरू करूं उससे पहले मैं चाहूंगा जितनी मेरी ये बेटियां बहनें और मेरे प्यारे प्यारे साथी भाई जो बैठे हैं इनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। जोरदार मतलब जोरदार। पास वालों स्कूलों को भी पता होना चाहिए। डेफिनेटली इसको इस टीम को स्टेट में भी नंबर 1 आएगी, उसके लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बड़ी आदर के योग्य है मेरी बड़ी बहन श्रीमती ज्योति सैनी, हमारी बीजेपी जिलाध्यक्ष, मेरे पार्षद साथी अमरजीत जी किसान, हमारे सरपंच साहिब दिलबाग सिंह जी, हमारे नरेंद्र जी जो लाड़ी खेड़ा से सरपंच और हमारे मंडल के अध्यक्ष भी हैं, बड़े ही आदरणीय जगबीर सिंह जी जो हमारे सरपंच है वजीर खेड़ा वजीर नगर से, DWO कैथल श्री प्रमोद जी, BO कलायत श्री सुरेश जी, श्री हेमराज जी जो जूरी मेंबर हैं शिक्षा से, श्री सुरेश कुमार जी, श्री हरीश जी चरखी दादरी से ऑब्जर्वर हैं, श्री जगदीश सिंह जी सिरसा से जजेस हैं, श्रीमती रीना रानी जी SMC प्रधान, श्री ज्ञानीराम जी चौमन ऋषि कमेटी के प्रधान, हमारे बड़े ही आदरणीय प्रिंसिपल श्री जोगिंदर जी और पूरे स्टाफ साहिबान, कोने कोने से इस गांव के पहुंचे पेरेंट्स, मैं पेरेंट्स के लिए भी एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा। ये बच्चों के बीच में दिया और इसके साथ साथ
मैं धन्यवाद करना चाहूंगा ग्राम पंचायत चौसाला के सरपंच, जो हमेशा से इस स्कूल को आज अपने बच्चों को समय नहीं देते, उनके साथ खड़े नहीं होते, उनकी तरक्की में कहीं ना कहीं देर लगती है। और जो माँ बाप इस प्रकार आके बैठ के अपने बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, और डेफिनेटली आने वाले समय में हमारी इन्हीं बेटियों और बेटों में से जिले के बड़े बड़े पद, और आपने तो दिखाया भी आज ये जो यूथ पार्लियामेंट इनके सदस्य हैं, आने वाले समय में एक अच्छी राजनीति, अभी यहाँ पे मेरे साथी बता भी रहे थे कि राजनीति में अच्छे लोग आएंगे, अच्छे विजन के साथ आएंगे, तो डेफिनेटली राजनीति भी बहुत एक अच्छे स्तर की होगी। आप लोगों को इस समय में ही हमारी संसद का जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। आपने जो डिबेट की है हर एक मुद्दे को, और मैं तो पूरे स्कूल को बधाई दूंगा वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, जहां पे पूरा भारतवर्ष में मुद्दा चला हुआ है, आप लोगों ने पास करके इसे भविष्य दिखाया है, इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। क्योंकि आने वाले समय में ये सब मुद्दे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 2047 के लिए एक विकसित भारत की नींव रखने का काम किया है, आपने एक शब्द उसमें और जोड़ा है, शिक्षित भारत विकसित भारत। यह भी आने वाले समय में टैगलाइन आपकी यूज होगी, तो उसके लिए भी आप नींव रखने जा रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन डेफिनेटली आने वाले समय में बहुत जरूरी है। आपने तो उस मुद्दे को पूरी तरह से पकड़कर हर आयाम से देखते हुए उसको आपकी संसद में पास भी किया है, क्योंकि भविष्य में हमारी जीडीपी में इसका बहुत बड़ा हिस्सा होने वाला है। क्योंकि अगर कॉमन रूप से इलेक्शन हो, इतना अमला जमला लगता है, इतना खर्चा आता है, अगर जब कॉमन रूप से इलेक्शन हो तो उस इलेक्शन में उसी अमले जमले से एक टाइम में ही खर्चा होगा, और ये खर्चा सरकार कोई ऐसा नहीं है कहीं से पैदा करते, ये हम सब का जो टैक्स का पैसा होता है, हम सब जो लोग पैसा कमा के, सरकार हमारी एक व्यवस्था है हमारे पैसे को यूटिलाइज करने के लिए, तो ये आने वाले समय में हमारा ही बेनिफिट है। आज मुझे बड़ा गर्व है कि हमारे कैथल जिले की चौसाला गांव की टीम इतना बढ़िया प्रदर्शन किया, और मुझे आशा और पूरा विश्वास है ये स्टेट लेवल की जो कंपटीशन आज आप लोगों ने दिया है, इसमें आप प्रथम स्थान पर रहेंगे। और जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने बोला है कि यहाँ पे एक सेट की रिक्वायरमेंट है, सेट जल्दी ही, अमरजीत जी पहले बोल गए थे, वो प्रोसेस में ही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले 1 महीने 2 महीने के अंदर वो सेट लग के तैयार होगा, ताकि आप लोगों को ये वहन ना उठाना पड़े टेंट का और अन्य खर्चे का, ताकि आप उस सेट के नीचे बारिश के दिनों में या अन्य टाइम में भी ऐसा कोई कार्यक्रम हो। और इसी प्रकार से हमारी पूरी टीम मिलकर जो भी आपके स्कूल की रिक्वायरमेंट होगी हम डेफिनेटली पूरा करेंगे। आप सब लोगों ने इतने प्यार प्रेम से और इतनी तन्मयता से हमारी बातों को सुना, मैं दिल की गहराई से आपका धन्यवाद करूंगा। जय हिंद, जय भारत। साथ इन बच्चों की हौसला बढ़ाई के लिए पालाराम जी जो रायते वाले हैं, इन्होंने भी 500 रुपए इन बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप दिए। इनके लिए जोरदार तालियां आप बजाएं। और इसके बाद अपने विद्यालय परिवार की ओर से अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, हाँ सर आपसे। भारत माता की वंदे। आज राज्य स्तरीय यूथ फेडरेशन में मुझे आज यहाँ पर चौसाला गांव में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आने का मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ, और आप सब ने मुझे यहाँ पर बुलाया, इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। और बच्चों ने इतनी अच्छी प्रतिभा दी, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। बच्चों में प्रतिभा छिपी हुई होती है। मैं बच्चों से मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि अपनी प्रतिभा को निभाएं, आप आगे बढ़ाएं, और आप किसी भी प्रकार का संकोच ना करें। यहीं से स्कूल से आपको मंच मिलता है, इसी से आप आगे बढ़ते हुए बहुत आगे बढ़ेंगे। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी भी सरकारी स्कूलों के लिए, बच्चों के लिए, गेम के लिए, बच्चों के खेल के लिए
बहुत अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं और जितना भी हो सके इतना काम कर रहे हैं बच्चों के लिए। तो आप सब भी उसका फायदा उठाएं, आगे बढ़े। तो आज सब ने आज यहाँ पर मुझे बुलाया और आज के हमारे यहाँ पर उपस्थित हमारे बहुत ही मेहनती हमारे जिला परिषद के चेयरमैन भाई करमवीर कौर जी, सरपंच दिलबाग जी, अमरजीत पार्षद कसाण जी, डाइट चंद्र किशोर जी, हमारे जिले में उपाध्यक्ष भाई जंगीर सिसला जी, सरपंच बहुत ही मेहनती कर्मठ भाई नरेंद्र जुलानी खेड़ा जी, सरपंच दिलबाग जी, जगबीर सरपंच जी, कुलदीप चौसाला जी, सनी चौसाला जी, श्री प्रमोद राणा जी, बीओ श्री सुरेश नैन जी, प्रिंसिपल जोगेंद्र सिंह जी, गोरा सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी और सभी स्कूल के स्टाफ और मेरे प्यारे प्यारे बच्चे और इस गांव से आए हुए सभी मेरे आदरणीय मेरी मातृशक्ति, आप सब इतनी भारी संख्या में आए, आप सबको मैं नमन करती हूँ और प्रणाम करती हूँ। आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चौसाला में आयोजित युवा संसद कार्यक्रम में आज मुझे काफी खुशी और गर्व महसूस हो रहा है और मैं इसके आयोजकों को और विद्यालय को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। युवा संसद हमें सिखाती है कि लोकतंत्र कैसे काम करता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और वे संसद में बैठकर देश के लिए जियो का मंदिर है जी। हाँ जी, एक मिनट चौसाला का चमन ऋषि का मंदिर है जी, चमन ऋषि के नाम से। और ये जो माता सुकन्या है जो इसकी पत्नी है, सरियाती राजा की लड़की। कौन से राजा की लड़की? सरियाती राजा। सरियाती राजा की लड़की थी। हाँ जी। अच्छा। और ये चमनप्रास इन्हीं के नाम से पड़ा था जी, चमन ऋषि के नाम। अच्छा। इन्हीं ने बनवाया था ये। अच्छा। अश्विनी कुमार जी उसे। अच्छा। तो इन्होंने 1000 वर्ष तपस्या करी है जी। यहाँ जंगल होता था पहले, गांव बसने से पहले। अच्छा। उसके ये जो ऋषि है ये राजा महाराजा उस परिवार हाँ, से? भृगु के पुत्र हैं जी। हैं? भृगु पुत्र, भृगु ऋषि के पुत्र हैं। अच्छा, फिर उन्होंने तपस्या की। हाँ जी। तो उन्हीं की याद में? हाँ, उन्हीं के याद में ये चमन ऋषि है। फिर इनकी जो सरियाती राजा की लड़की थी सुकन्या, ये अपने पिताजी के साथ जंगल में गई थी, जो हवन यज्ञ करते हैं उसमें। 7 साल की थी उस टाइम ये। अच्छा। तो इन्होंने जो गुम्बी चढ़ रही थी चमन ऋषि के ऊपर, मिट्टी चढ़ी हुई थी तपस्या में, इन्होंने सींक उठा के सींक मार दी थी जी। सींक मार दी? हाँ जी। अच्छा। तो रक्त बहने लग गया। अच्छा। जो राजा की सेना आई हुई थी उसका मलमूत्र बंद हो गया था। अच्छा। मलमूत्र बंद होने के साथ भाई ये तो कोई गौर पाप हुआ है, ये गौर पाप। फिर वो माता सुकन्या बोली भाई पिताजी मेरे से हुआ है गौर पाप। तो राजा सरियाती ने पुत्री को उसकी सेवा के लिए छोड़ दिया था। अच्छा। तो 8 साल उसने सेवा करी है। वो 17 साल की होगी तब चमन ऋषि जी बोले भाई मांग ले तूने जो कुछ मांगना है। वो बोले जी आपकी आंखें ठीक होनी चाहिए। बोले ये तो मेरे लिए मांगा, तू अपने लिए मांग। फिर उन्होंने क्या भी जैसे मैं 18 साल की हूँ, आप भी 19 साल के हो जाओ। तो जब चवनप्राश बनवाया था जी अश्विनी कुमार जी उसे। अच्छा। हाँ जी। इसके 2-4 मेले लगते हैं जी। अच्छा, कब कब? 2 सावन में और 2 फाल्गुन में। मेला अब 22 तारीख का मेला है जी। क्या मेले में क्या क्या होता है? मेले में जो है गांव के जो दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मनोकामना के लिए आते हैं। और गांव की ये है जी, जो भी भैंस पशु भी आवे तो उसका दूध पहले में यहाँ चढ़ावे जी। अच्छा, पूरा गांव? हाँ जी। यानी जिसके भैंस में या गाय, हाँ, जिनका ब्याह तो अना हो, हाँ, तो वो सब पहला दूध यहीं चढ़ावे। यहीं चढ़ावे? हाँ जी। तो आप पूरी श्रद्धा है लोगों? हाँ जी, हाँ जी, पूरी श्रद्धा। यहाँ नजदीक के 15-20 गाँव है जी, सारे आवेंगे जी 22 तारीख को। आपका नाम? मेरा ब्रजेश शर्मा जी। ब्रजेश शर्मा। आप कब से पूजा कर रहे हैं? मैं 2017 से हूँ जी। पहले मेरे पिताजी रहे हैं। पहले आपके पिताजी? हाँ। 20 साल आपके पिताजी रहे? हाँ जी। उनका क्या नाम था? हुकमचंद शर्मा। हुकमचंद शर्मा जी। हाँ जी। बहुत अच्छा भाई साहब, थैंक यू। हाँ जी।